एवरीवन, मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का एसीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एज यूजुअल आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो एसएससी के भाई सारे एग्जाम्स की डेट जो है आपकी अनाउंस हो गई है। जितने एग्जाम्स बाकी हैं उनमें से 2 एग्जाम आपके अभी होने वाले हैं। 7 सितंबर से आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट होंगे और 26 सितंबर तक आपके वो होंगे और उसके बाद में 30 सितंबर से आपके जो एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट होंगे और उसके बाद में लगातार 45 दिन तक वो आपके एग्जाम चलने वाले हैं। तो जैसा कि हम पहले रिकॉर्डेड वीडियो दी थी तो उसी प्रकार से ये आपकी आज भी रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली है। इसको आप देखना, चाहे स्पीड बढ़ा करके देखना, और जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होते हैं, मतलब सीजीएल का एग्जाम फाइनल हो जाएंगे, तो उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव वीडियोस जो चल रही थी आपकी जैसे वैसे। ठीक है, तो देखिएगा हमने इस सीरीज के अंदर जो हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर में आए हुए एंटोनियम्स, जिनमें हमने 320 कर लिए हैं लास्ट वाली क्लास में। तो टोटल ये आपके जो है, अगर मैं आप में से कोई न्यू व्यूअर है तो मैं आपको बता दूं कि टोटल ये आपके जो है लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में 1998 से लेकर के अब तक आए हैं टोटल। और इतने ही लगभग आपके 1100 के आसपास मैंने आपको सिनोनिम करा दिए। उसकी 50 के आसपास वीडियो की जो सीरीज है वो पड़ी हुई है, उसको आप एक बार देख लेना। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर आपके एंटोनियम, जिसमें हमने 10-12 वीडियो जा चुकी हैं और लगभग कितने करा दिए हैं आपके 320। अभी किस पर बात करते हैं? इससे पहले जो पुरानी वाली वीडियो आई थी, मतलब इससे पहली वाली वीडियो जरा इस पर आइए एक बार। ये था क्वेश्चन नंबर 318, 17, हाँ 17 को देखो एक बार। तो यहाँ पर एक टिक करने में एक गलती हो गई थी, उसको आप मैं सही करा देता हूँ। क्या गलती थी देखो, दोबारा से देखो इसको जरा एक बार, तो जरा एक बार सही कर लो। यहाँ पर टिक करने में एक मिस्टेक हो गई थी। तो अलाइट जो वर्ड यहाँ पर दिया है इसको ध्यान से देखना भी। देखिए, अलाइट का मतलब होता है उतरना, किसी वाहन से उतरना। अलाइट का मतलब होता है उतरना, ठीक है। यानी कहने का मतलब गेट ऑफ, करने का मतलब गेट ऑफ। आप किसी वाहन से उतर रहे हैं, बस से, ट्रेन से वगैरह से, तो वहां पर क्या आता है आपका गेट ऑफ, और इसी को कहा जाता है अलाइट। ठीक है। और चढ़ने के लिए जो वर्ड आता है हमारा किसी वाहन पर चढ़ने के लिए, तो यहाँ पर आप गेट के साथ में ऑन लगा सकते हैं, और गेट ऑन के साथ साथ में आप यहाँ पर कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं जो वर्ड आपका बी ऑप्शन में दिया है ना, एम्बार्क, EMBARK, एम्बार्क। ठीक है, तो एम्बार्क का मतलब चढ़ना होता है किसी वाहन पर, और गेट ऑन का मतलब भी वाहन पर चढ़ना होता है। बट यहां पर आप देखिएगा उतरने की बात हो रही है, तो इसी एम्बार्क में हम लोग डिस लगाएंगे तो वर्ड बनेगा डिस। जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है देखो पहला वाला, डिस एम्बार्क, ये बनेगा आपका डिस एम्बार्क ना, ये बनेगा आपका डिस एम्बार्क। तो अब इसको समझना एक बात जरा ध्यान से। अगर आप किसी वाहन पर चढ़ते हैं तो इसका मतलब गेट ऑन, यू आर गेटिंग ऑन अ बस, या एम्बार्क, ही इज एम्बार्किंग ऑन अ बस। ठीक है। बट अगर उतरने के सेंस में आएगा तो गेट ऑफ करना, या डिस एम्बार्क करना, या अलाइट करना। अलाइट का मतलब भी उतरना होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें भाई, ये था अलाइट का मतलब उतरना, और एम्बार्क का मतलब चढ़ना, तो उतरने का उल्टा चढ़ना। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हुआ बताओ? अलाइट में तो उतर रहे हैं और एम्बार्क में वाहन पर चढ़ रहे हैं, तो बी आंसर होगा, जो कि हमने गलती से लगा दिया था पहला वाला। तो इसका आंसर ना आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको लगा लो, सही कर लो। 317 का बी। आगे बढ़ेंगे, 321 पर आएंगे आज, देखिएगा। 321 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्ड है आपके सामने पॉम्पियस, और पॉम्पियस का मतलब होता है दिखावटी, बनावटी, या शो करने वाला, अहंकारी, घमंडी। ठीक है, इसका मतलब होता है अहंकारी, घमंडी, दिखावटी, शोई, जो अपनी चीज़ों को शो करता है, दिखाता है, अहंकार उसको ज़्यादा रहता है, तो ऐसा पर्सन कहलाता है पॉम्पियस। ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्रेजम्सियस, PRESUMPTUOUS। प्रेजम्सियस का मतलब कि वो पर्सन जो है उसके पास में जो भी संपत्ति वगैरह है, जो भी धन कपड़े वगैरह है, उसको दिखाता है। दिखावटी पर्सन को भी हम लोग प्रेजम्सियस कह देते हैं। और इसी को हम कहते हैं मोस्टली अहंकारी के सेंस में अगर आप लोगे तो इसको कहा जाता है आपका बम्सियस, BUMPTIOUS। बम्सियस वर्ड भी इसी में आता है, इसका मतलब होता है अहंकारी, घमंडी। और ऐसा ही एक वर्ड आता है अपिस, सुना होगा आपने, UPPISH, अपिश। मोस्टली आपके जो है ये अहंकारी के सेंस में ज़्यादा आते हैं, अहंकारी के सेंस में ज़्यादा आते हैं। बट सेंस एक ही बैठ रहा है कि दिखावटी, वो पर्सन अपनी चीज़ों को दिखावा करता है, मतलब तो इसका मतलब घमंड है उसको। अपिश कह सकते हैं, बम्सियस कह सकते हैं, या आप इसको बोम्बास्टिक कह सकते हैं, BOMBASTIC, बोम्बास्टिक। ये भी वही होता है कि दिखावा करने वाला, घमंडी। और इसमें आप कह सकते हैं इसको कह सकते हैं फ्यूस्टियन, FUSTIN, फ्यूस्टियन। तो फ्यूस्टियन का मतलब भी वही होता है, घमंडी के सेंस में आता है। एसएससी के आए हुए वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखना, इसमें एक वर्ड आप कह सकते हैं उसको एरेगेंट,
ARROGENT, एरोगेंट तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। ईगोइस्ट, ईगो है उसके अंदर, ईगोटिस्ट भी कहते हैं हम लोग इसको, ईगोटिस्ट, ठीक है, ईगोइस्ट भी कहते हैं, ईगोटिस्ट भी कहते हैं, ईगोसेंट्रिक भी होता है और एरोगेंट भी होता है। और इसी को अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कंजीटेड, CONCEITED, कंजीटेड। इसी को कह सकते हैं प्राउड, प्राउड, वो पर्सन जो है उसके अंदर प्राइड भरा हुआ है इसलिए वो प्राउड है, प्राइड भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है तो प्राउड है, अहंकारी है, ठीक है। कंजीटेड है, प्राउड है, बम्सियस है, अपिश है, बोम्बास्टिक है, फ्यूस्टियन है, प्रेजम्सियस है, सुपरसिलियस है, सुपरसिलियस है, ठीक है, सैंक्टिमोनियस है, कैवेलियर है, ठीक है। वैसे तो कैवेलियर का मतलब होता है घुड़सवार, बट इसको हम इस सेंस में ले लेते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन घोड़े पर बैठ करके सवारी कर रहा है तो वो अपने आप को बाकी लोगों से ऊंचा समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं घोड़े पर बैठा हुआ हूँ और ये लोग पैदल चल रहे हैं। तो कैवेलियर का मतलब भी घमंडी के सेंस में आता है, घुड़सवार के सेंस में भी आता है। तो कैवेलियर, सैंक्टिमोनियस, सुपरसिलियस, कंजीटेड, प्राउड, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, एरोगेंट, फ्यूस्टियन, बोम्बास्टिक, अपिश, बम्शियस और प्रेजम्सियस, ये सारे वर्ड के सेंस में आते हैं, आपके घमंडी के सेंस में आते हैं। बाकी शोई, दिखावटी के सेंस में भी आते हैं कि वो अपनी संपत्ति का, अपने कपड़ों का, चीज़ों का, ज्ञान का प्रदर्शन करता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, बताओ। देखिए अपिश, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, अपिश। तो अपिश तो हो गया हमारा सिनोनिम, जो कि बताना एंटोनिम था। बात करी जाए मीक, तो मीक होता है दब्बू, जो दब के रहता है, मतलब कह सकते हैं वश्य, जो वश में आ जाता है, किसी की बात को एकदम मान जाता है, विरोध नहीं करता है। तो ये भी कहाँ से, ये आंसर आपका नहीं है। बात करें हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। और ग्रैंडियोस का मतलब होता है पेचीदा। साथ साथ इसका मतलब एक और होता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा भव्य भी होता है, भव्य। कोई त्योहार या कोई एक्टिविटी, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोज है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा भव्य है। या कोई क्वेश्चन या कोई भी एक्टिविटी अगर ग्रैंडियोज है, क्वेश्चन है, तो इसका मतलब वो पेचीदा भी हो सकता है। तो पेचीदा भव्य के सेंस में ग्रैंडियोज आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, आंसर हो जाएगा हम्बल। एक तरफ तो वो एक तरफ तो वो विनम्र है, हम्बल है, मतलब कोई भी अपने ज्ञान का, अपने किसी वस्तु का कुछ दिखावा नहीं कर रहा, कोई उसके अंदर घमंड नहीं है। दूसरी तरफ वो पॉम्पियस है, दिखावटी है। तो इसका सटीक आंसर होगा हमारा 21 का एंटोनियम बी। आगे देखेंगे 32 में है आपके सामने सीरीन, SEREN, सीरीन। देखते हुए सीरीन क्या होता है। तो सीरीन का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है शांत, शांत, शांत चित्त, शांत मन, ठीक है। आप शांत चित्त कह सकते हैं, शांत मन कह सकते हैं, शांत मन, ठीक है। या नोट नर्वस, है ना, नोट नर्वस, इस सेंस में आता है। कोई पर्सन अगर बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, पूरी तरीके से शांत है, और उसका मन, मतलब जब हम शांत अवस्था में होते हैं, शांत मन होता है, तो हम अपनी फुल एक्टिविटी को यूज करके कोई काम कर पाते हैं। मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आप नर्वस होते हैं तो 1 घंटे में 6-7 ही हो पाएंगे, 5 ही हो पाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप नॉट नर्वस है, नर्वस नहीं है, शांत मन है, इसका मतलब कैसे सीरीन है। इसको खुश के सेंस में भी आ सकता है। तो अब ध्यान से देखो, इस सेंस में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 7-8 वर्ड हैं जो SSC ने पूछे हैं अब तक। एक वर्ड पूछा है काम, काम का मतलब होता है शांत। जैसे अगर आपसे कहा जाए काम डाउन, काम डाउन, तो इसका मतलब शांत हो जाइए, धीरज रखिए। और यहाँ पर एक आ सकता है कंपोज्ड, COMPOSED, कंपोज। अगर हम कर देते कंपोजर, COMPOSURE, कंपोजर, तो इसका मतलब होता है शांति, शांति, या एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कंपोजर, शांति। कंपोजर मतलब वही कि आप धीरज रखें, शांति रखें, वही शांति, धीरज। और कंपोज हो गया, काम हो गया। वो पर्सन क्या है, पीसफुल है, उसके अंदर शांति भरी हुई है, पीसफुल है। और इसी को प्लेसिड भी कहा जाता है, प्लेसिड। और इसी को पैसिफिक भी कहा जाता है, हालांकि पैसिफिक नाम का एक महासागर है, प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक, प्लेसिड, पीसफुल। अब जैसे हिंदी नाम होता है ना प्रशांत, तो प्रशांत का जो हिंदी नाम का मतलब ही होता है कि शांत, एकदम शांत, खुश, शांत। तो पैसिफिक कह सकते हैं, प्लेसिड कह सकते हैं, पीसफुल कह सकते हैं, कंपोज कह सकते हैं, काम कह सकते हैं, स्टिल कह सकते हैं। हालांकि स्टिल का मतलब चुप होता है, तो स्टिल का मतलब होता है वो होता है साइलेंट, ठीक है। स्टिल का मतलब होता है साइलेंट, रुका हुआ भी होता है कि जो वाटर है वो स्टिल है, रुका हुआ है। तो स्टिल का मतलब वहीं पर थमा हुआ है, वहीं पर रुका हुआ है, कोई उसमें हलचल नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि साइलेंट, चुप और एकदम संयम है उसके अंदर। तो स्टिल, साइलेंट, क्वाइट भी कह सकते हैं। वैसे तो क्वाइट का मतलब भी यही होता है, क्वाइट का मतलब भी चुप ही होता है, कीप क्वाइट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्वाइट, स्टिल, और आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या, ट्रैंक्विल एक वर्ड आता है, TRANQUIL, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब एकदम शांत मन। सीरीन एक, अच्छा सीरीन तो ऊपर लिखा हुआ है, सीरीन को भी ऐड कर लो, SERENE, सीरीन।
अगर आपको पता हो तो अगर मैं आपसे कहूं रफल्ड, ध्यान से देखो रफल्ड, तो रफल्ड होता है घबराया हुआ, रफल्ड होता है घबराया हुआ, ठीक है जी, रफल्ड होता है घबराया हुआ। बट इस हमें एंटोनियम पर आना है, हमें आना है एंटोनियम पर, तो यहां पर हो जाएगा अनरफल्ड। लिख लो, यहां पर हो जाएगा, किधर लिखेंगे अभी, यहां लिख लो, तो यहां पर हो जाएगा अनरफल्ड, यहां पर हो जाएगा क्या आपका अनरफल्ड, ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका अनरफल्ड। जैसे देख लो एक बार, वो रफल्ड है, वो घबराया हुआ है, ये अनरफल्ड है, एकदम शांत है, बिल्कुल घबराया हुआ नहीं है। रिपोजफुल भी इसको कह सकते हैं, हाँ, REPOSEFUL, रिपोजफुल, बस ये उस वर्ड आपके सामने, इनको आप एक बार देख लो। इक्वेनिमिटी भी कहते हैं, बस वो नाउन फॉर्म बन जाएगी। फिर से देखो, जो पर्सन जिसके पास धीरज है, जिसके पास में संयम है, जो घबराया हुआ नहीं है, एकदम नर्वस नहीं है, एकदम शांत मन है, शांत चित्त है, तो वो है काम, कंपोज्ड, पीसफुल, प्लेसिड, पैसिफिक, स्टिल, साइलेंट, क्वाइट, ट्रैंक्विल, सीरीन, रिपोजफुल और अनरफल्ड। तो ये सारे वर्ड आपके एक सेंस में आते हैं। बाकी अगर आप इसका उल्टा बनाना चाहोगे तो घबराया हुआ वो रफल्ड होता है, और साथ साथ आप इसको डिस्टर्ब्ड भी कह सकते हैं कि वो डिस्टर्ब्ड है, जो पर्सन घबराया हुआ है उसको आप पर्टब्ड भी कह सकते हैं, PERTURBD पर्टब्ड, उसको आप हेवायर भी कह सकते हैं, HAY हे, WIRE हेवायर। तो ये चार वर्ड आप इधर याद रखना, हेवायर, पर्टब्ड, डिस्टर्ब्ड और रफल्ड। इसका मतलब होता है घबराया हुआ, चिंतित, परेशान, व्यथित, और जिसके मन में मतलब उथल पुथल है, वो क्या है आपका, वो ये सेंस में आता है। और बाकी ये क्या है, जिसका मन एकदम शांत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो एकदम एकदम नर्वस भी नहीं है। तो इधर देखते हैं हम लोग, काम तो हो गया हमारा सिनोनिम, बताना एंटोनियम था। एंग्री गुस्सा होता है, तो इसका शांत का गुस्से से नहीं लेना देना कुछ है। बात करें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इधर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रफल्ड और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अनरफल्ड, तो वो है आपका सीरीन अनरफल्ड और ये है रफल्ड। तो रफल्ड का मतलब परेशान, चिंतित, व्यथित, जिसके अंदर उथल पुथल चल रही है। और बिटर कड़वा होता है, ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर सी, 322 का सी हो जाएगा। 23 पर आइए, 23 में आप देख पा रहे हैं वर्ड लिखा है मावेरिक, MAVERIC के मावेरिक। तो पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ, मावेरिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो सारे काम अपने हिसाब से करता है, मतलब वो पुराने रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करता, जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं, कोई रीति रिवाज हो गया, कोई त्योहार हो गया, ठीक है, प्रथाएं हो गई, मान्यताएं हो गई, या कहने का मतलब समाज में जो भी कहा जाता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी है, ऐसे ऐसे चीज़ें होनी है, तो वो उन चीज़ों को नहीं मानता है, वो अपने हिसाब से चलता है। और वो जो है एक प्रकार से सेकुलर भी है, ठीक है, सेकुलर का मतलब सभी धर्मों को समान मानने वाला। तो ऐसा पर्सन जो नई सोच है जिसकी, जो पुराने ज़माने के हिसाब से नहीं चलता है, जैसे ट्रेडिशनल होता है पुराने ज़माने का, ऑर्थोडॉक्स होता है पुराने ज़माने का, कंजर्वेटिव होता है पुरानी सोच वाला, तो वो कंजर्वेटिव नहीं है, वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो मावेरिक का मतलब होता है नॉन कंजर्वेटिव, ये पुराने ज़माने की सोच नहीं रखता है। चलिए, तो बात करें अगर मावेरिक, तो इसका मतलब हो गया तो ये जो वर्ड है आपके सामने मावेरिक, इसका मतलब होता है नई सोच वाला ना, इसका मतलब हो गया आपका नई सोच वाला, या ऐसा कह सकते हैं कि जो समाज के हिसाब से ना चलता हो, ऐसा कहा जा सकता है कि जो समाज के हिसाब से ना चलता हो, है ना, जो समाज के हिसाब से ना चलता हो, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है, जो समाज के हिसाब से ना चलता हो, नई सोच वाला, है ना। तो देखते हैं, और इसका उल्टा अगर आप बनाना चाहें एंटोनियम, अब अगर भैया आप इसका उल्टा बनाना चाहें तो वो हो जाएगा पुराने ज़माने का, ठीक है, ये हो जाएगा पुराने ज़माने का, रूढ़िवादी, है ना, रूढ़िवादी। इसको हम देख लेते हैं पहले एक बार, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद में फिर हम इधर वाले की बात कर लेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें पुराने ज़माने का, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी सोच पुराने ज़माने की है, जो रूढ़िवादी है, जो पुराने ज़माने की प्रथाओं में, रूढ़िवादी में विश्वास रखता है, मतलब रूढ़ि में विश्वास रखता है, तो ये होता है कंजर्वेटिव, ये होता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कहा जाता है इसको। और इसी को हम कहते हैं, देखो ध्यान से देखना, इसी को हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, इसी को कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा इसी को कहा जाता है ट्रेडिशनल, मतलब कहने का वैसे देखो, ट्रेडिशनल वर्ड जो है थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में आया है, मतलब वो ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि अपनी कल्चर को भूला नहीं है, अभी भी उसने अपनी कल्चर को, सभ्यता को बनाए रखा है। बट ये वर्ड नेगेटिव सेंस में आ गए, ये कहते हैं
कि वो पर्सन रूढ़ियों को मान रहा है, पुरानी खराब प्रथाओं को मान रहा है, बट सेंस वही है कि वो पुरानी प्रथाओं, ये तीनों लोग पुरानी प्रथाओं को मानते हैं, तीनों लोग रूढ़िवादी हैं। अच्छा, आप कंजर्वेटिव सी से स्टार्टिंग हो रही है, तो सी से स्टार्टिंग होने वाले दो वर्ड हो रहे हैं, एक है कैनोनिकल, एक है कैनोनिकल, एसएससी में आए वर्ड बता रहा हूँ, और एक है कस्टोमेरी, CUSTOMARY, कस्टोमेरी। दो वर्ड हो रहे हैं आपके सी वाले, एक है आपका कन्वेंशनल, कन्वेंशनल जो कन्वेंशनल को मानता है, और एक है आपका कन्फर्मिस्ट, बस कन्फर्मिस्ट, ठीक है, बस यही वर्ड है। तो इन वर्ड्स को फिर से एक बार देखो ध्यान से, ऐसा पर्सन जो पुराने रीति रिवाजों को मानता है, पुराने ज़माने में जीता है, सोच पुरानी है, या समाज के नियमों को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो पर्सन है कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल, कैनोनिकल, कस्टोमेरी, कन्वेंशनल और कन्फर्मिस्ट। अगर हम इधर आ जाएं, इसका एंटोनियम बनाएं कि जो नहीं मानता पुराने रीति रिवाजों को, नई सोच वाला है, नए ज़माने का है, तो वो पर्सन, ये हमारा लिखा हुआ है, वो क्या कहलाता है, इधर लिख लेते हैं हम लोग, तो वो कहलाता है आपका MAVERIC, मावेरिक, वो कहलाता है आपका मावेरिक, नए ज़माने का। इसी को एक वर्ड और मिलेगा, एसएससी देती है लिख कर कई बार, वो देती है आपको, तो ऐसा ही वर्ड है एक, हाँ, वो वर्ड है आपका बोहेमियन, BOHEMIAN, बोहेमियन। तो बोहेमियन का मतलब भी यही होता है कि एक ऐसा पर्सन जो अपने हिसाब से जीता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पर्सन उसके बारे में क्या सोचता है, या पुराने ज़माने में क्या होता था और अब मैं उस चीज़ को फॉलो करूँ, वो अपने हिसाब से चलता है। तो बोहेमियन भी वही है और मावेरिक भी वही है। बाकी हम क्या करेंगे, इन्हीं वर्ड्स में देखो कुछ प्रीफिक्स लगा देंगे, जैसे किसी के पीछे अन लगा देते हैं, किसी के पीछे डिस लगा देते हैं। तो कंजर्वेटिव का उल्टा होता है नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का उल्टा होता है नॉन कंजर्वेटिव। इसी के पीछे हमने क्या करा, कंजर्वेटिव, प्रीफिक्स लगा दिया, प्रीफिक्स का मतलब जो शुरुआत में आता है, सफिक्स का मतलब जो अंत में आता है। और ऑर्थोडॉक्स में हम क्या करेंगे, अन लगा देंगे इसमें, अनऑर्थोडॉक्स में अन लग जाता है, तो सब में सेम नहीं लगता है, किसी में कुछ लगता है, किसी में कुछ लगता है, तो अनऑर्थोडॉक्स। ट्रेडिशनल में क्या करेंगे, नॉन लगा देंगे, नॉन ट्रेडिशनल, तो ये बनेगा भैया आपका नॉन ट्रेडिशनल, पुराने ज़माने का नहीं है, जो पुराने ज़माने का नहीं है। बाकी इनमें भी लग जाता है, बट वो इतने फेमस है नहीं वर्ड ज़्यादा। तो आप याद रखना, ये सारे वर्ड आपके एक जैसे हैं, ये सारे वर्ड आपके एक जैसे हैं। अच्छा, वैसे तो देखो ये सारे वर्ड जो मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये बिल्कुल सटीक है, कहने का मतलब मावेरिक कहे, बोहेमियन कहे, नॉन कंजर्वेटिव कहे, अनऑर्थोडॉक्स कहे, नॉन ट्रेडिशनल कहे, एक ही बात है। बट थोड़े से अलग वर्ड इसमें और आ जाएंगे, वो एसएससी ने पूछे हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। एक वर्ड यहाँ पर देखो ध्यान से, सेकुलर, SECULAR, हालांकि सेकुलर वर्ड अलग है, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, वो सेकुलर वर्ड इनसे मिलता जुलता नहीं है, बट थोड़ा सा पास का इसलिए मान दिया गया है क्योंकि ये भी वही हैं जो एक प्रकार से पुराने रीति रिवाजों को नहीं मान रहे, धर्म को नहीं मान रहे, नए ज़माने की सोच रख रहे हैं। और सेकुलर क्या है, ये भी वही है कि वो कह रहा है कि धर्म सब समान है, कोई धर्म विशेष नहीं है, सब बराबर के धर्म हैं, सबको बराबर दर्जा दो। तो थोड़ा सा एसएससी ने इसको इसका समझ में बनाया था एक बार, तो आप याद रखना, बन सकता है एग्जाम में, बट ऐसा नहीं है कि सब बराबर हैं। बाकी ये आपके एक जैसे वर्ड, ऊपर वाले एक जैसे वर्ड है, सेकुलर थोड़ा अलग है। और इसमें देखो एक बार एसएससी ने ये भी इनका समझ बनाया हुआ है, आगे भी आ सकता है, वो बन सकता है, वो है आपका AVANT, अवेंट ग्रेड, अवेंट ग्रेड, हाँ बिल्कुल, ये सटीक रूप से उनके जैसा ही है। अवेंट ग्रेड का मतलब होता है अपडेटेड, अपडेटेड जो नया, नए ज़माने का है, अपडेटेड सोच है उसकी। तो आप देखो ध्यान से, मावेरिक मतलब नए ज़माने का, डिपेंडेबल का मतलब निर्भर होता है, तो कहीं से कहीं तक आंसर होने का मतलब नहीं है। कन्वेंशनल, देखो ध्यान से, कन्वेंशनल ये लिखा हुआ है, कन्वेंशनल वर्ड ये लिखा हुआ है कन्वेंशनल, तो इसका एंटोनियम ये और इसका एंटोनियम ये, तो कन्वेंशनल ही हमारा आंसर हो जाएगा। कन्वेंशनल क्या है, ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है, और ये कौन है, ये नॉन कंजर्वेटिव है। रेड्यूडेंट का मतलब होता है इसका मतलब होता है अननेसेसरी, मतलब होता है अननेसेसरी, जरूरत से ज़्यादा। ओल्ड का मतलब आपको पता है, आंसर हुआ हमारा बी। आगे बढ़ जाएंगे, अगला देखिएगा नेक्स्ट में। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं 24वें वर्ड लिखा हुआ है भैया आपके सामने, बिक्विथ, BEQUEATH, बिक्विथ, ठीक है। चलो इस पर बात करते हैं। देखिए अब एसएससी का या किसी भी एग्जाम्स को अगर आप लो, चाहे आप बैंकिंग को उठाएं जिसमें भी इंग्लिश आती है, एसएससी को लें, या जैसे टेट के एग्जाम्स हो गए, या फिर आपके एयरफोर्स हो गए, इनमें तो हालांकि उतनी अच्छे लेवल की इंग्लिश नहीं आती है, आसान इंग्लिश आती है, बट जिसमें भी ठीक ठाक इंग्लिश आती है, जैसे एसएससी हो गया और आपका बैंक हो गया, ठीक है, या एनडीए सीडीएस वगैरह एग्जाम हो गए, तो इन सभी एग्जाम्स में अगर आप ये सोच करके चलेंगे, जैसे पुराने टाइम में होता था कि हम लोग जो है कुछ गिने चुने 200 400 500 वर्ड याद करके चले जाते थे और वही एग्जाम में फंस जाते थे। तो अब वो टाइम नहीं है। 2012 13 14 15 के आसपास तक ऐसा होता था, जब कुछ याद करके चले जाते थे वही एग्जाम में फंस भी जाते थे। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें वास्ट हो चुकी हैं,
जीएस का सिलेबस भी आप ले लीजिएगा, इंग्लिश का सिलेबस ले लो, मैथ्स, हर चीज़ का सिलेबस आप ले लो, तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं पहले से। अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है भाई, हर चीज़ बदल रही है, अब मशीन बदल रही है। मान लो पहले आईफोन 7, 8, 9, 10, 11 वो बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार से मनुष्य की जो अपडेटेड मतलब ये क्वेश्चन बनाने की क्षमता है वो भी बढ़ती जा रही है। सीधी सी बात है कि जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं आसानी से, तो उन्हें भी लग रहा है कि भाई लेवल बढ़ाना चाहिए, वरना आसान क्वेश्चन को तो सोल्व करते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से अब जो है, अगर मैं आपको कम से कम भी बताऊँ, अगर मैं आपको कम से कम भी बताऊँ, तो मिनिमम आपको भी कम से कम आपको जो है 15,000 प्लस वर्ड तो आपको करके जाने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि इतने वर्ड तो एसएससी में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले सिनोनिम वाली सीरीज कराई थी, तो जिसमें मैंने आपको लगभग 1100 क्वेश्चन कराए थे। तो 1100 क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन में 5, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, तो कितने हो गए, 5 हो गए, तो लगभग 5500 तो आपके यही हो गए, 5500 है ना, 5500 वर्ड तो यही हो गए। लेकिन मैं एक वर्ड के लगभग आपको हर बार के 5 सिनोनिम, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20 बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने लगभग अगर हम 10 ही सिनोनिम मान लें, मैं कि मैंने एक वर्ड के 10 सिनोनिम बताए, 10 भी मैंने ज़्यादा बता दिए, तो इसमें 55,000 नहीं, तो हम इसको आधा ही करके मान लेते हैं, 20 से 25,000 वोकैबलरी तो मैंने आपको करा दी अब तक, ठीक है। 20 से 25,000 वोकैबलरी तो आपकी हो चुकी है। लेकिन अब जो ये एंटोनिम आपके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें हर बार नई ही वोकैबलरी मिल रही है, बहुत सारी वोकैबलरी ऐसी भी है जो सिनोनिम में आई थी वो रिपीट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये सीरीज खत्म होगी आपकी एंटोनियम वाली, सिनोनिम तो हो गई खैर, एंटोनियम वाली, वन वर्ड वाली, तब तक आपके लगभग 30,000 के आसपास वर्ड कवर हो चुके होंगे, और वो एक बार नहीं, वो बहुत बार आ चुके होंगे। जैसे ये वर्ड मैंने आपको बताया पहले, कन्वेंशनल, मावेरिक वगैरह, तो ये वर्ड पहले भी कई बार आए थे सिनोनियम की सीरीज के अंदर, ये वर्ड आपके कम से कम 7 से 8 बार आए थे, तो आप 10वीं बार सुन रहे होंगे कम से कम इस वर्ड को। तो इस तरीके से वर्ड का रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, और वो सारे वर्ड आपके जो है बार बार आपकी आंखों के सामने से जाते रहने चाहिए, आप उनको बोलते रहें, बार बार उनको सुनते रहें। अगर आपने एक बार 10-15 बार उनको याद कर लिया, अच्छे से आपको याद हो गए, तो फिर कभी नहीं बोलेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्शन देख करके हमेशा आपको याद आ जाएंगे। इसमें वर्ड है आपके सामने बिक्विथ, BEQUEATH, बिक्विथ। तो देखो, अगर इसकी जगह बाई चांस आपका होता बिक्वेस्ट, BEQUEST, अगर ये वर्ड आपके सामने होता, तो ये एक ही वर्ड है, बस अंतर इतना सा है कि ये तो वर्ब है, ये नाउन है। अंतर इतना सा है कि वो वर्ब है, ये नाउन है। मतलब कहने का मतलब, जैसे मैं आपसे कहूँ, मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का मतलब ये नाउन हो गया, किसी के अंत में CY आ जाता है, नाउन होता है, तो फ्रिक्वेंसी नाउन हो गया, और फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट एडजेक्टिव हो गया। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलती रहती हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है कि कोई नाउन है, उसी की एडजेक्टिव फॉर्म, उसी की वर्ब फॉर्म। तो बिक्वेस्ट का मतलब होता है भाई, अगर हिंदी में कहा जाए तो वसीयत, जबकि बिक्वित का मतलब होता है वसीयत करना, का मतलब होता है वसीयत करना या वसीयत देना। तो ये वर्ब हो गई, क्योंकि जिसके अंत में ना आता है, खाना पीना उठना बैठना, तो जिसके अंत में ना आता है वो वर्ब होती हैं। तो वसीयत करना वर्ब हो गया बिक्वित, और वसीयत एक नाउन हो गया, जिसका मतलब होता है, मतलब रिक्वेस्ट एक, वसीयत नाउन हो गया। अब अगर हम बात करें बिक्वित की, तो वसीयत देना, बट इसको एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो देने के सेंस में माना जाता है कि कुछ भी दिया जाए बट दिया जा रहा है। तो वसीयत देने का मतलब क्या है, वसीयत करने का मतलब क्या है कि आप अपनी संपत्ति, अपना धन, रुपया, पैसा, जो भी आपके पास में है, घर है, संपत्ति है, जमीन है, ये आप उसको दे रहे हैं। तो ये जो आता है आपका बिक्विथ, ये देने के सेंस में आता है। तो वसीयत करना तो मेन मीनिंग है ही, बट जो सिनोनियम बन जाएंगे इसके, वो देने वाले सारे सिनोनियम बनेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं इसके सिनोनियम, तो बिक्विथ करना, या कोई चीज़ किसी को पास ऑन कर देना, पास ऑन, ये एग्जाम में सिनोनियम बना हुआ है, एक बार दोबारा भी बन सकता है। तो हमने अपनी संपत्ति को पास ऑन कर दिया अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको, या हैंड ऑन भी कहते हैं इसको, हैंड ऑन, ठीक है, हैंड ऑन, ये भी आपका देना या पास ऑन करना के सेंस में आता है कि हमने अपने हाथ से हटा करके दूसरे के हाथ में सौंप दी वो संपत्ति। तो पास ऑन, हैंड ऑन, डोनेट कर दिया। बेसिकली डोनेट का मतलब दान में देना होता है। तो संपत्ति को आप यही मान लो कि भाई हमने अपनी संपत्ति को दान में दे दिया अपने बच्चों को, उनसे पैसे तो लिए नहीं हमने। और यहाँ पर आपका जो है आ सकता है, आपका आ सकता है इम्पार्ट करना, इम्पार्ट। तो इम्पार्ट का मतलब होता है अपना पार्ट किसी और को दे देना, अपनी संपत्ति किसी और को दे देना, ये भी सौंपना होता है बेसिकली। हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, सौंपना। तो हिंदी में इसको कहा जाएगा सौंपना। प्लस इसको आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो ENTRUST, इंटरेस्ट का मतलब होता है भरोसा करके सौंपना। इसका मतलब होता है भरोसा करके सौंपना, ठीक है, इसका मतलब होता है भरोसा करके सौंपना। सौंपने के सेंस में एक आता है बेस्टो,
सौंपने के सेंस में एक आता है एंडो, ये सारे वर्ड्स एक ही हैं, है ना। पास ऑन करना, हैंड ऑन करना, डोनेट करना और इम्पार्ट करना। सौंपना मतलब इम्पार्ट करना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है भरोसा करके सौंपना। जैसे मैं कहूँ आई हैव इंटरेस्टेड माई सेल फोन टू मोहन, कि मैंने अपना सेल फोन मोहन को सौंप दिया है भरोसा करके। तो इंटरेस्ट करना मतलब ट्रस्ट करके सौंपना। इम्पार्ट करना नॉर्मली सौंप देना। और बेस्टो करना, एंडो करना, ये भी सौंपने के सेंस में आते हैं। अच्छा, सौंपने के सेंस में, देने के सेंस में, अपने पास से कोई चीज़ हम किसी और को दे रहे हैं तो कुछ वर्ड और भी आते हैं। देखो कौन कौन से आते हैं। एक वर्ड आता है भाई आपका ट्रांसमिट करना। भाई वैसे तो ट्रांसमिट का मतलब होता है, वैसे तो ट्रांसमिट का मतलब होता है कि जो रे वगैरह हैं, जो किरणें वगैरह हैं, वो किसी दूसरी जगह जा रही हैं। मतलब जैसे वो होता है ना, आपका एक वर्ड आपने सुना होगा ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि किरणें एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, जैसे रेडियो तरंग होती हैं। तो ट्रांसमिट भी वही होता है। और इसी को आप एमिट भी कह सकते हैं। एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना। इसका मतलब होता है उत्सर्जित करना। उत्सर्जित करने का मतलब कि हमारे यहाँ हमसे कोई चीज़ गई है। और ऐसे ही ब्रॉडकास्ट कह सकते हैं। ब्रॉडकास्ट हुआ है इसका मतलब, ब्रॉडकास्ट हुआ है इसका मतलब किरणें यहाँ से गई हैं कहीं दूसरी जगह पर, तो ये भी देना ही हो गया। टेलीकास्ट भी इसी को कहा जाता है। बस अंतर इतना सा होता है कि टेलीकास्ट होता है एक बड़े लेवल पर। मान लो कि भाई रेडियो का कोई भी साउंड यहाँ से दूसरे देश में चली जाए तो ये टेलीकास्ट के थ्रू जाएगी। और अगर मान लो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भेजनी हो, यहाँ से अगले शहर में भेजनी हो, तो ये जो शहर शहर के अंदर जो किरण का या किसी भी साउंड का ट्रांसमिशन होता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो ये होती हैं आपकी ब्रॉडकास्ट के थ्रू। तो एमिट, ट्रांसमिट, ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट। त्यागना, देना, उस सेंस में एक वर्ड और आता है आपका, वो आता है आपका कंसाइन। कंसाइन। और एक आता है आपका भाई सेंड करना, हमने सेंड कर दी वो चीज़, दे दी किसी को। और एक यहाँ पर आ सकता है इमोलेट करना, IMMOLA। देखो इमोलेट का मतलब और सेक्रीफाइस का मतलब एक होता है, बलिदान करना होता है। मान लो मैं कहूँ कि मोहन ने अपनी कार का बलिदान कर दिया, उसने अपनी कार किसी दूसरे को दे दी, तो बलिदान करना या देना एक ही बात हो गई। तो सेक्रीफाइस कहें, इमोलेट भी वही होता है, बलिदान करना, ठीक है। तो इमोलेट करना, सेक्रीफाइस करना एक बात हो गई। सेंड करना, कंसाइन करना मतलब, कंसाइन करना मतलब सौंप देना किसी को। तो कंसाइन करना, टेलीकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट करना, एमिट करना, ट्रांसमिट करना, पास ऑन, हैंड ऑन, डोनेट, इम्पार्ट, इंटरेस्ट, बेस्टो, एंडो और बिक्विथ, इन सब का मतलब हो गया देना। और बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है संपत्ति देना, मतलब वसीयत सौंपना। अगर हम बात करें नाउन फॉर्म की, नाउन फॉर्म का मतलब क्या है, बिक्वेस्ट होती है वसीयत, इसी को विल कहा जाता है। WILL विल, आपने सुना होगा। विल जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जैसे विल, सेल, मे, माइट। बट विल का मतलब ये भी होता है संपत्ति। और विल का मतलब एक तीसरा मतलब और भी, विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। जैसे कहते हैं कि अपने अंदर की विल पावर। तो विल के 3 मतलब होते हैं। विल का मतलब संपत्ति भी होता है, वो वसीयत भी होता है। और विल का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति भी होता है। और विल का मतलब जो है हेल्पिंग वर्ब भी होता है, विल, सेल वगैरह। और आप वसीयत के सेंस में एक वर्ड ले सकते हैं, ईयरलूम, HEIR, ईयरलूम। अगर मैं खाली ईयर की बात करूं, HEIR, एच साइलेंट रहता है, तो ईयर का मतलब होता है वारिश, उत्तराधिकारी। बट ईयरलूम का मतलब होता है वारिश को जो मिला है, क्या मिला है, वसीयत। और इसी को मैं कह सकता हूं, इसी को मैं कह सकता हूं आपका ईयरलूम लेगेसी, LEGACY। लेगेसी मतलब कहते हैं ना कि आपको लेगेसी में क्या मिला है, हमें विरासत में क्या मिला है, विरासत। और इसमें कह सकते हैं हेरिटेज। और इसमें मैं कह सकता हूं इनहेरिटेंस। जैसे आपको अभी पता लग रहा है कि ये वर्ब है, नाउन है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन्हीं वर्ब की नाउन बना लो। आप एंडो और बेस्टो का नाउन बनाओ, तो बेस्टो का नाउन बनता है बेस्टोबल, बेस्टो का नाउन बनता है बेस्टोबल, और एंडो का नाउन बनता है एंडोमेंट। आप ये भी कर सकते हैं। तो उधर वाले वर्ड नाउन है, उसका मतलब वसीयत। और इधर वाले वर्ड जो है आपके वर्ब हैं, इसका मतलब वसीयत देना या कुछ भी देना, पास ऑन करना, हैंड ऑन करना, अपने हाथ से दूसरे के हाथ में दे देना। तो आंसर देखो ध्यान से, यहाँ तो हम कुछ दे रहे थे, तो ले किस कहाँ पर रहे हैं, ले रहे हैं रिसीव में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, इम्पार्ट ये बैठा हुआ है, कहाँ गया इम्पार्ट आपका, ये बैठा हुआ है, सनोनिम, बताना एंटोनियम था। बेस्टो ये बैठा हुआ है, सनोनिम, बताना एंटोनियम था। यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये बैठा हुआ है, सनोनिम, बताना एंटोनिम था। तो यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं, तो रिसीव हमारा आंसर हो जाएगा। 324 का आंसर नंबर कौन सा आपका, रिसीव, मतलब कि ए ऑप्शन। आगे चलेंगे, इसके बाद अगला देखिएगा नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 325 में है आपके सामने ये वर्ड CONTENT, कंटेंट। देखते हैं भाई कंटेंट क्या होता है। तो कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट,
संतुष्ट करना होता है वैसे इसका मतलब, बट यहाँ पर ईडी लगाना था, उन्होंने लगाया नहीं है, तो ईडी चाहे आप लगा लो अपने हिसाब से। यहाँ पर ना कंटेंटेड कर लो, कंटेंटेड, कंटेंटेड कर लो, ये वर्ड आपका कंटेंटेड। कंटेंटेड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड। देखिएगा, संतुष्ट को सेटिस्फाइड कहा जाता है, संतुष्ट को सैचुरेटेड कहा जाता है, SATI ATED सैचुरेटेड कहा जाता है। तो दो वर्ड तो आपके एस वाले हैं, इनका मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट। और संतुष्ट को अगर हम बात करें तो कॉन्टेंटेड कहा जाता है, कॉम्प्लेसेंट कहा जाता है। दो वर्ड आपके सी वाले, ध्यान से देख लो एक बार। संतुष्ट को सेटिस्फाइड और सैचुरेटेड कहा जाता है, और कंटेंटेड और कॉम्प्लेसेंट भी कहा जाता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त बेसिकली कहने, हिंदी में कहने का अंतर है, आप उसको संतृप्त कहें या सेटिस्फाइड कहें, मतलब संतृप्त कहें या संतुष्ट कहें, वो एक ही मतलब है। तो यहाँ पर जो सेटिस्फाइड है ना, वो सॉरी सैचुरेटेड है, इसका मतलब संतृप्त है वैसे प्योर हिंदी में अगर देखा जाए, संतृप्त, बट वो मतलब एक ही होता है, संतृप्त या सेटिस्फाइड और संतुष्ट एक ही बात है। और आप जो है सेटिस्फाइड को स्मग भी कहते हैं, SMUG स्मग। एक स्मग अलग भी होता है, एक स्मग है SMEDG। इस स्मग का मतलब होता है दाग धब्बा, का मतलब होता है दाग धब्बा, तो ये अलग है ना, ये स्मग अलग है। और इसी को हम ग्रेटिफाइड भी कहते हैं, GRATIFIED, ग्रेटिफाइड। इसी को हम प्लीज्ड भी कहते हैं। वैसे प्लीज्ड का मतलब खुश होता है, बट खुश होना और संतुष्ट होना एक ही बात है कि हम किसी बात पर कभी भी खुश कब होते हैं, जब संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे थे, आपने वो सोचा कि इसका आउटकम, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, और वही उसका रिजल्ट निकल आया तो आप खुश हो गए, तो इसका मतलब खुश होना या संतुष्ट होना एक ही माना जाता है। तो आप ये वर्ड देख सकते हैं, संतुष्ट के सेंस में अक्सर जो आए हैं SSC में वो यही आए हैं ज़्यादातर, इससे अलग कोई वर्ड मैंने देखा नहीं है। जितने क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, मैंने लगभग सारे ही क्वेश्चन लगाए। तो कंटेंटेड सेटिस्फाइड हो गया, स्मग सेटिस्फाइड सिनोनियम बताना एंटोनियम है, ग्रेटिफाइड हो गया सिनोनियम। ईज का मतलब एक प्रकार से आरामी होता है, ईज का मतलब आंसर होगा डिप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि ये तो आपका हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, और ये डिप्रेस्ड है, परेशान है, दुखी है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बताना हमको एंटोनियम था। आगे बढ़ जाएगा, अगला आपके सामने लिखा हुआ है ऑलवेज। अब ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप सबको पता है कि ऑलवेज हमेशा होता है, नेवर कभी नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा 26 का। ये 27 की बात करेंगे तो प्रोवाइड करना, देखो इसको देखो ध्यान से, 27 है आपके सामने, प्रोवाइड करना। तो प्रोवाइड का मतलब देना, कि हमने सामान प्रोवाइड कराया, मतलब सामान हमको दिया। तो इग्नोर का मतलब क्या होता है अभी, अनदेखी करना, किसी पर्सन को अनदेखा करना, अनसुना करना, ध्यान ना देना। डिफाई का मतलब होता है अवज्ञा करना, चुनौती देना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डिनाई का मतलब होता है मना करना। मना करना या मानने से इनकार कर देना, मानने से इनकार कर देना, ये सेंस में आता है। तो अब इसमें क्या हमारा आंसर होगा, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि इसमें नॉर्मली अगर हम आंसर देखने की कोशिश करें तो प्रोवाइड में तो हम कुछ दे रहे हैं, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें हम कुछ ले रहे हों। इग्नोर करना, चुनौती देना, अवज्ञा करना, डिसीव धोखा करना, और डिनाई करना मतलब मना करना। तो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें प्रोवाइड का उल्टा देना हो, रिसीव करना हो। तो अब इसमें देखो, जो वर्ड हट सकते हैं आप उनको हटा दो पहले। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी अगर आपको डाउट बन रहा हो तो स्किप कर देना चाहिए, बट अगर आपको यहाँ पर लगाना है तो पहले इस एक बार हम क्वेश्चन जो इसके ऑप्शन है उसको एक बार हटा देते हैं। तो पहले आप देखिएगा, प्रोवाइड मतलब कुछ देना, अनदेखी करना, तो देने का, अनदेखी करने से तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आपका इग्नोर तो आंसर होगा नहीं किसी हालत में, हमें एंटोनियम बताना है। बात करें अवज्ञा करना, तो ये भी कहीं से कहीं तक फिट नहीं है भाई। एक तरफ तो आप कुछ दे रहे हो, एक तरफ आप उसको चुनौती दे रहे हो। देना चुनौती देना तो नहीं है, देने के सेंस में होता कुछ। धोखा देना भी कहीं से कहीं तक आंसर नहीं है। डिनाई, देखो प्रोवाइड करना, डिनाई करना, आपने डिनाई कर दिया, आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। एक तरफ तो आप प्रोवाइड करा रहे थे कि भाई हाँ वो सामान ठीक है, और एक तरफ आपने डिनाई कर दिया कि नहीं। तो इसका आंसर SSC की तरफ से डिनाई आया है। बट ऐसे क्वेश्चन में आप जो है पेपर करते टाइम
कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सा आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर फिलहाल हमारा डिनाई ही होगा। बट 100 क्वेश्चन आप 150 क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिनको ज़्यादा डाउट हो तो स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर से अच्छा है कि वहाँ पर आप वो करो ही मत। 28 पर आ जाते हैं। 28 में है आपके सामने प्रूडेंट। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखो ध्यान से। प्रूडेंट का मतलब शुद्ध रूप से हम बुद्धिमान कहते हैं, इसका मतलब होता है आपका बुद्धिमान, ठीक है, समझदार। बाकी अगर आप देखोगे ड्यून्स का मतलब भी होता है मूर्ख, सिली का मतलब भी होता है मूर्ख, पुलिस का मतलब भी होता है मूर्ख, और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो यहां पर वही हमारे सामने फिर से समस्या आएगी कि भाई बुद्धिमान का उल्टा तो मूर्ख होता है, तो यहां पर तीनों आंसर होने चाहिए। बट ड्यून्स जो होता है ये हल्का सा सेंस अगर हम बदलें तो ड्यून्स जो आता है भाई, ये आता है आपका, ड्यून्स आता है हल्का सा मंद बुद्धि के सेंस में, मतलब मंद बुद्धि है उसके अंदर, बट मंद बुद्धि है, ये मंद बुद्धि के सेंस में आता है। और अगर हम सिली की बात करें तो इसका हल्का सा सेंस होता है मतलब जैसे मान लो कोई पर्सन होता है सिली छोटी सी गलती कर देता है, जैसे मान लो वो उसे क्या करना था, कोई क्वेश्चन करना था मैथ का, उसको करना था 17 दूनी 34, गलती से वैसे ही हो गया 17 दूनी 38, तो मतलब ऐसे का दिमाग स्लिप हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं है फिर मूर्ख है, मूर्ख नहीं है, बट स्लिप हो गया मतलब उसका दिमाग। तो ऐसी छोटी छोटी गलती कर देता है, वो सिली होता है। तो सिली मिस्टेक भी हो सकती है, सिली पर्सन भी हो सकता है। तो इसका मतलब छोटी छोटी गलती करने वाला, छोटी छोटी गलती करने वाला, ये होता है छोटी छोटी गलती करने वाला। और पुलिस क्या होता है, पुलिस होता है मूर्ख। बट इसमें ना तो हमारा आंसर ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये वाला है। मैं आपको बताऊं, प्रूडेंट जो वर्ड आता है बुद्धिमान समझदार के सेंस में आता है, बट वो केयरफुल के सेंस में भी आता है। केयरफुल, वो पर्सन बहुत ज्यादा केयरफुल है, वो ध्यान देता है हर चीज का, तो ऐसे पर्सन को प्रूडेंट कहते हैं हम लोग। तो एसएससी में कभी पर आ जाए, अगर कभी आ जाए, कई बार ऐसा हुआ है, तो कभी आ जाए तो वहां पर आपको प्रूडेंट को केयरफुल के पास का ज्यादा मानना, मतलब वैसे तो उसका मतलब बुद्धिमान होता है, बट केयरफुल के पास का वो ज्यादा है। कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, आए भी हैं, इसके अलावा और भी आए हैं जहां पर स्टूडेंट को केयरफुल के पास का ज्यादा माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केयरलेस, आंसर हो जाएगा आपका केयरलेस। आ जाइए 29 में कह रहा है ऑब्सेक्वस। ये बहुत फेमस वर्ड है और इसके आपको मैं आपको 10-12 सुनने में बताए भी थे, दोबारा बताता हूँ। ऑब्सेक्वस का मतलब होता है भाई चापलूस। और ये वर्ड जो है आपका, मैंने आपको पहले लिखाए थे, इसके 15 तो नहीं, 8 से 7 सुनने में मैंने आपको लिखाए थे पहले। तो देखो कौन कौन से वर्ड हैं। एक आप कह सकते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, नीचे लिखते हुए इसको, तो हिंदी में हमने यहाँ पर कहा चापलूस। इंग्लिश में एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है सर्वाइल, सर्वाइल SERVILE, सर्वाइल बहुत फेमस वर्ड है, कई बार एसएससी पूछ चुकी है सर्वाइल वर्ड को। और एक वर्ड यहाँ पर आपका आता है सबमिसिव, एक आता है सबमिसिव, बहुत ही फेमस वर्ड है। आप देखेंगे अगर आपने क्वेश्चन लगाए होंगे किरण की किताब से या पिनेकल की किताब से या टेक्स्ट बुक के उठा करके या कहीं से भी आपने लगाए हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो ये आपको सारे मिले होंगे आते हुए। एक यहाँ पर आपका आ सकता है सबमिसिव, सर्वाइल और मीक। हालांकि मीक का मतलब मैंने पहले बताया था, इसका मतलब होता है दब्बू, तो जो विरोध नहीं करता है, ऐसा पर्सन जो विरोध नहीं करता है, बात को आसानी से मान लेता है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग मीक बोल देते हैं। बट ये सेंस में चल जाता है, सेंस में चल जाता है, एक ऐसा पर्सन जो जैसा कोई कहेगा वैसा ही करने को तैयार हो जाएगा, उसका विरोध नहीं करेगा बिल्कुल भी, तो ऐसे पर्सन को सर्वाइल, सबमिसिव, मीक कहते हैं। या इसी को हम कह सकते हैं भाई, ऑब्सेक्वस तो ऊपर लिखा हुआ है OBSEQUIOUS, ऑब्सेक्वस तो हाँ बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है OBSEQUIOUS, ऑब्सेक्वस। और इसी को हम कहते हैं सबसर्विएंट, इसी को हम कहते हैं सबसर्विएंट, ये भी आपका सेम है बिल्कुल। सबसर्विएंट, ऑब्सेक्वस, मीक, सबमिसिव एक ही बात है। या देखो इसी को मैं कह सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, इसी को मैं कह सकता हूँ, एग्जाम का पूछा गया वर्ड है लो अबाइडिंग, लो अबाइडिंग, अंतर ही दो, थोड़ा सा अंतर है। ये वर्ड क्या है, ये किसी पर्सन के लिए है, किसी पर्सन की बात आसानी से मानेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। जबकि लो अबाइडिंग जो पर्सन होता है, मतलब तो इसका भी यही होता है, बट अंतर थोड़ा सा होता है। लो मतलब कानून, और आपने वर्ड सुना होगा अबाइड, अबाइड का मतलब होता है फॉलो, अबाइड का मतलब होता है फॉलो। तो एक ऐसा पर्सन जो कानून को फॉलो करता है, हर एक बात मानता है, उसका कोई विरोध नहीं करता, कोई नियम नहीं तोड़ता। कहने का मतलब जो कानून के प्रति, जो कानून के प्रति चापलूस है, मतलब कानून ने में जो लिख दिया कि भाई ऐसे करना है तो वैसा ही करेगा। अगर कानून में लिखा हुआ है कि आपको जो है मतलब
कुछ भी लिखा हुआ है कानून के अंदर तो उस बात को पूरी तरीके से फॉलो करेगा। वो कहेगा कि कानून ऐसे कहता तो मैं ऐसे करूंगा, बिल्कुल भी उसका विरोध नहीं कर सकता। तो ऐसे पर्सन होता है लॉ अबाइडिंग, तो होता सेम, सेंस सेम बैठता है। और देखो एक यहाँ पर आपका वर्ड आ सकता है, एक यहाँ पर आपका वर्ड आ सकता है, ध्यान से देखना, साइकोफेंट, है ना, साइकोफेंट, साइकोफेंट। तो आप कोई ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से, कोई तरीका बना लेना। साइकोफेंट का मतलब भी यही होता है चापलूस, जो किसी की बात को एकदम मानेगा, आसानी से मानेगा और बिल्कुल विरोध नहीं करेगा, तब क्या रहेगा, तो वो क्या होता है आपका साइकोफेंट। और देखो एक वर्ड यहाँ पर आपका आता है फ्लैटरर, FLA, देखो फ्लैटर चापलूसी करना, और फ्लैटरर पर्सन बन गया चापलूसी करने वाला। और देखो एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड है, ध्यान से देखना, एक वर्ड है भाई यहाँ पर आपके सामने साइकोफेंट, फ्लैटरर, फॉनिंग, हाँ एक वर्ड और है फॉनिंग, FAWNING, फॉनिंग, ये वर्ड आता है। और एग्जाम में एक वर्ड और भी आया है, वो आया है आपका स्लैविस। स्लेव का मतलब कौन होता है, दास, नौकर, और स्लैविस का मतलब स्लेव जैसा, स्लैविस का मतलब स्लेव जैसा। तो स्लेव से हम, दास से हम कोई बात कहें तो तुरंत मानेगा, मना तो करेगा नहीं। भाई हमने अपने स्लेव से कहा कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पर झाड़ू लगानी है, तो वो मना नहीं करेगा, लगाएगा, तो इसका मतलब। और एक वर्ड और है, देखो SSC का पूछा गया, बता रहा हूँ, एक वर्ड और भी है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो इनग्रेशिएटिंग, GRATIATING, बस यही वर्ड है आपके सामने, इन्हीं को आपको देखना है। और इनमें से जितने भी वर्ड हैं, एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो SSC में ना आया हो। और एक्स्ट्रा अगर आप चाहें तो इसके अलावा 50 वर्ड और भी मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाएं, किताब में जाएं, इधर उधर खोजें, तलाशें, तो आपको इस वर्ड के कम से कम 50, 60, 70, 100 मीनिंग और भी मिल जाएंगे। बट वही चीज़ है कि टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम, कि भाई जब इतने ही आए हैं तो इतने ही करने हैं, इससे ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जितना मैंने एनालाइज किया है तो प्रीवियस ईयर का डेटा आपका 90% से भी ज़्यादा रिपीट होता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले आप प्रीवियस ईयर का करके जाओ, बाकी अगर आप एक्स्ट्रा करो मत करो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये पर्सन क्या है, ये बात को मानता है, केयरफुल होता है, सतर्क, तो ये तो ना एंटोनियम है ना सिनोनियम है, तो आंसर होने का मतलब ही नहीं है। डोमिनियरिंग होता है, डोमिनियरिंग का मतलब होता है जो किसी पर डोमिनियन करता है, जो किसी के ऊपर कब्जा कर लेता है। जो डोमिनियन वर्ड होता है, इसका एक प्रकार से मतलब होता है सत्ता, प्रभुसत्ता या लोकतंत्र है, मतलब। तो यहाँ पर जो पर्सन डोमिनियरिंग है वो क्या है, वो किसी को अपने नीचे दबा के रखता है। तो इसका मतलब शुद्ध रूप से होता है दबंग, या आपका मतलब कहने का मतलब जो दबा के रखता है, किसी दूसरे को अपने नीचे दबा के रखता है, तो ऐसे पर्सन को दबंग टाइप बोलते हैं। तो यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वो विरोध नहीं कर रहा था, यहाँ पर तो बात को आसानी से मान रहा था, यहाँ पर तो वो पर्सन चापलूसी कर रहा था, बट यहाँ पर वो डोमिनियरिंग कर रहा है, उसको दबा के रख रहा है, कह रहा है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ये पर्सन इसका एंटोनियम हो गया। क्लेवर, चालाक होता है ये। और ओपेक क्या होता है? ओपेक होता है आपका अपार, ओपेक होता है आपका अपारदर्शी, जो होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, वो ओपेक होता है। तो आंसर भी हमारा कौन सा हुआ? बी ऑप्शन हुआ। आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे की बात करेंगे। तो 330 में है आपके सामने अनस्क्रूपुलस, बहुत फेमस वर्ड है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। कोशिश करते हैं एक बार इसका आंसर दें। आप देखते हैं ज़रा एक बार, जैसे मैं आपको कराऊं उससे पहले आप एक बार कोशिश किया करें कि इनका आंसर आप खुद से दे दिया करें। अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप इसका सोल्यूशन देखें और उसके बाद फिर आप उसको लगा बार बार लिखें, बार बार सुनें, बार बार बोलें। देखो एक वर्ड होता है आपके सामने ईमानदार, एक वर्ड होता है हमारे सामने हिंदी में वर्ड, वो क्या वर्ड है आपका? वो वर्ड है भाई साहब ईमानदार। अब ईमानदार के लिए हमारे पास में 8-7 वर्ड हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है ईमानदार को? तो इंग्लिश में कहा जाता है ईमानदार को, पहला और आसान सा वर्ड हमारे पास में ऑनेस्ट। सबको पता है कि भाई ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। इसके अलावा एक वर्ड और भी है, वो है हमारा कैंडिड। कैंडिड का मतलब ईमानदार होता है, बट ईमानदार के साथ साथ में कैंडिड का एक मतलब और होता है, वो होता है स्पष्टवादी, सीधा बोलने वाला, खरा बोलने वाला, मुंह पे बोलने वाला, मुंहफट, ऐसे पर्सन को भी हम लोग कैंडिड कहते हैं। कैंडिड का एक मतलब और होता है रिश्वत ना लेने वाला, जो करप्ट ना हो, वो भी कैंडिड होता है। तो कैंडिड मतलब साफ सुथरा, कैंडिड मतलब ईमानदार, कैंडिड मतलब फ्रैंक, कैंडिड मतलब धोखा ना करने वाला। कहने का मतलब हर अच्छी मीनिंग में वर्ड आता है आपका कैंडिड। तो ईमानदार को कैंडिड कहते हैं, ऑनेस्ट कहते हैं। प्लस ईमानदार को क्या कहा जाता है? तो ईमानदार को कहा जाता है भाई अपटाइट, सॉरी अपराइट। ईमानदार को कहा जाता है अपराइट। अपटाइट अलग वर्ड है, गलती मत करना। अगर आपके सामने वर्ड आ जाए अप टाइट तो ये अलग वर्ड है भाई, इसका मतलब होता है आपका एंग्जियस, चिंतित, परेशान, का मतलब होता है चिंतित, परेशान। और इसी को हम कहते हैं वरीड, इसी को हम कहते हैं वरीड, और इसी को हम कहते हैं अलार्म्ड।
अलार्म बज जाता है तो हमें चिंता हो जाती है कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो अपटाइट एंग्जियस ये अलग वर्ड है, जबकि अपराइट होता है ईमानदार। और देखो एक बार यहाँ पर आपका वर्ड आ सकता है कॉन्सेंसियस। कॉन्सेंसियस का मतलब ये होता है कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, अपने अच्छा एक गलती मत करना, कई बार लोग गलती करते हैं, कोई गलती ये करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन्सियस, और आपने एक वर्ड और सुना होगा कॉन्साइंस, आपने एक वर्ड और सुना होगा CONSCENTI। तीन वर्ड आपने सुने होंगे। तो कई बार लोग यहाँ पर ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कौन सा वर्ड है, कौन सा वाला वर्ड है, कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें कॉन्सियस की, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आर यू कॉन्सियस ऑफ योर ड्यूटी, क्या आप अपनी ड्यूटी के लिए कॉन्सियस हैं, तो कॉन्सियस का मतलब होता है सचेत। कॉन्सियस का मतलब होता है सचेत, ठीक है, जागा हुआ, मतलब आपका ध्यान केंद्रित है कि नहीं है। तो कॉन्सियस वर्ड सचेत के सेंस में आता है। इसी से तीन वर्ड बनाते हैं हम लोग, कॉन्सियस, सबकॉन्सियस, अनकॉन्सियस। कॉन्सियस का मतलब जो मूर्छित अवस्था में ना हो, जो जागा हुआ हो, जो पूरा सचेत ध्यान दे रहा हो। और अनकॉन्सियस का मतलब होता है मूर्छित अवस्था में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, वो अनकॉन्सियस होता है। और सबकॉन्सियस होता है जो आधा ध्यान दे रहा है, जिसका आधा ध्यान कहीं और पर है, आधा ध्यान कहीं और पर है। अच्छा अब इसको ध्यान से देखना, ये है कौन साइंस, तो यहाँ पर अंतर क्या आया, यहाँ पर साइंस की स्पेलिंग वही है जो आपकी विज्ञान वाली होती है। तो कौन साइंस, कौन साइंस का मतलब होता है आपका विवेक, आपके अंदर की बुद्धि, आपके अंदर के सोचने समझने की शक्ति। जबकि कॉन्सेंसियस का मतलब होता है ईमानदार, इसका मतलब होता है आपका ईमानदार। तो तीनों वर्ड में गलती मत करना, कई बार गलती हो जाती है, मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, वन वर्ड में आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो कॉन्सियस, कॉन्सेंसियस और कॉन्साइंस, इससे आइए अपने पर। ईमानदार को कहा जाता है कैंडिड, ऑनेस्ट, अपराइट और कॉन्सेंसियस। प्लस ईमानदार को देखिएगा ध्यान से, वीरेशियस भी कहा जाता है, ध्यान से देखना, ईमानदार आदमी को वीरेशियस भी कहा जाता है, VERACIOUS, वीरेशियस। ईमानदार आदमी को स्क्रूपुलस भी कहा जाता है, SCRUPULOUS, स्क्रूपुलस। ईमानदार आदमी को ट्रुथफुल भी कहा जाता है, वो सच से भरा हुआ है, उसके अंदर सच है, झूठ नहीं है बिल्कुल भी। ईमानदार आदमी को ट्रूथफुल बोल देते हैं, और वो ट्रस्टवर्दी है, उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे हम लोग, ट्रस्टवर्दी कह देते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिपेंडेबल है। तो ईमानदार के लिए वर्ड आ गए, ठीक है, देख लेना, ट्रस्टवर्दी है वो पर्सन, ट्रूथफुल है, स्क्रूपुलस है, वेरेसियस है ना, कॉन्सेंसियस है, अपराइट है, ऑनेस्ट है और कैंडिड है। अब ध्यान से देखना, ये था अनस्क्रूपुलस, तो अनस्क्रूपुलस का मतलब हो गया डिसऑनेस्ट, का मतलब हो गया डिसऑनेस्ट, ठीक है जी, इसका मतलब हो गया आपका डिसऑनेस्ट। अब ध्यान से देखना, ये डिसऑनेस्ट पर्सन है, बेईमान पर्सन है, तो आंसर होगा हमारा ईमानदार। ईमानदार कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी पढ़ना, CONSCIENTIOUS, क्या लिखा हुआ है, CONSCEN, कॉन्सेंसियस, CONSCIENTIOUS, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होगी भी, सही कर लो मेरा, हाँ ठीक है, स्पेलिंग सही कर लो, CONSCIENTIOUS, मतलब कि कॉन्सेंसियस। तो हाँ यहाँ भी सही कर लो, CONSCIENTIOUS, ये होता है ऑनेस्ट, मतलब कि ईमानदार। बात देख लें एक बार, CONSCIENTIOUS, हाँ ठीक है। तो ये पर्सन है बेईमान और ये पर्सन है ईमानदार, यही हमारा आंसर हो गया। हमें बताना था ईमानदार का उल्टा बेईमान, ठीक है जी। तो बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, तो डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, जो अपने किसी भी चीज़ को समर्पित हो पूरी तरीके से। सिंगल माइंडेड भी वही होता है कि उसका सिंगल माइंड एक तरफ है। सुपरफ्लूस का मतलब होता है अननेसेसरी, मतलब ज़रूरत से कहीं पर ज़्यादा, इतना चाहिए उससे भी ज़्यादा। ये सारे वर्ड आपके ईमानदार के सेंस में आते हैं, और डिसऑनेस्ट रखा है वहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा आपका कॉन्सेंसियस। बाकी वर्ड मैंने आपको बता दिए कि कॉन्सेंसियस से मिलते जुलते तीन वर्ड हैं आपके, कॉन्साइंस, कॉन्सियस, और अपटाइट अलग होता है और अपराइट आपका अलग होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए भी 330। चलो कुछ और करते हैं, 331 देखिएगा, 31 में है आपका अपरप्ट।
अब्रप्ट होता है आपका एक्सीडेंटल, सडन, कैजुअल, फास्ट, क्विक। देखिए कोई भी काम अचानक से हो गया, मान लो कि भाई आप कोई काम कर रहे थे और आपको करना कुछ और था और हो कुछ और गया, तो इसका मतलब अचानक से हो गया। तो जो काम अचानक से हो जाता है, आपने प्री प्लानिंग नहीं करी होती है, मतलब उस काम के लिए आपने पहले कोई भी योजना नहीं बनाई होती है, तो ऐसा काम जो अचानक से हो जाता है वो होता है जल्दी। तो मैं आपसे कहूँ कि ये काम जो हुआ एक्सीडेंटल हो गया, बाई चांस हो गया, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा बट वो हो गया, तो इसका मतलब क्या है, वो काम सडन अचानक से हुआ है। कैजुअली हो गया, हमने सोचा भी नहीं था, फास्ट हो गया, क्विक हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, तो इसका मतलब जल्दबाज, इसका मतलब अचानक से हुआ, इसका मतलब अचानक से होने वाला, इसका मतलब होता है आपका अचानक से होने वाला या जल्दी होने वाला। अचानक से होने वाला है, जल्दी होने वाला, प्री प्लानिंग नहीं थी, ऐसे ही कुछ भी हो गया। तो इसका जो उल्टा होगा वो होगा आपका धीरे धीरे, कोई काम धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे होने वाला, धीरे धीरे होने वाला, तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेजुअल। इसको कहा जाता है ग्रेजुअल, इसको कहा जाता है स्लो, को कहा जाता है कंटिन्यूअस, को कहा जाता है प्रोग्रेसिव। अब समझना एक बार कैसे। देखो ग्रेजुअल का मतलब होता है, आपने भी सुना भी होगा कि हमारा ग्रेजुअली विकास हुआ है। हम जो मानव था, पहले आदि मानव था, तो पहले उसका धीरे धीरे उसने क्या क्या करा, पहले आग का आविष्कार करा, फिर पहिए का आविष्कार करा, फिर धीरे 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 वो थोड़ा थोड़ा अपडेटेड होता गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो काम धीरे धीरे होता है, जो काम अचानक से नहीं हो जाता है, उसमें चेंजेस जो आते हैं, जो बदलाव आते हैं, वो बहुत ही आराम आराम से आते हैं, तो उसको ग्रेजुअल कहा जाता है। तो ग्रेजुअल का मतलब नॉट फास्ट, वो फास्ट नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे हुआ है। और स्लो का मतलब भी वही होता है, ठीक है, या फिर वो कंटिन्यूअस है, रुका नहीं वो काम, धीरे धीरे हुआ पर हुआ कंटिन्यूअस, और धीरे धीरे हुआ पर हुआ प्रोग्रेसिव। तो ये सारे एक ही वर्ड मान सकते हैं हम लोग, ग्रेजुअल, स्लो, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव। इसका मतलब धीरे धीरे हो रहा है पर हो रहा है। और अचानक से हो गया तो ये आपके सडन है, एक्सीडेंटल है, फास्ट है, क्विक है, कैजुअल है और अब्रप्ट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा अभी कौन सा बताओ, बी ऑप्शन। ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला, ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला। कंक्रीट का मतलब मूर्त, मूर्त का मतलब जिसको छुआ जा सके, जो भाव ना हो, ठीक है। रैपिड का मतलब फास्ट होता है, ये क्या है, ये तो आपका सिनोनिम है ही। आगे बढ़ेंगे 32 को देखिएगा भाई। इसके बाद 32 में है आपके सामने SWELTERING, स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिसमें टेम्परेचर हो, मतलब उबलता हुआ या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ में। तो इसमें ज़्यादा टेम्परेचर की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा फ्रीजिंग। कोजी होता है आरामदायक, कोजी होता है आरामदायक, कंफर्टेबल। आरामदायक मतलब कि क्या, कंफर्टेबल। बाकी वर्ड इतने काम के हैं नहीं, छोड़ दो। तो 332 का आपका सी आंसर हो जाएगा। 33 की बात करें तो 33 में है आपके सामने ट्रिमुलस। तो समझते हैं ट्रिमुलस क्या होता है। देखिए भाई, ट्रिमुलस की बात करी जाए तो ट्रिमुलस का मतलब होता है कांपता हुआ। हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे, इसका मतलब होता है कांपता हुआ। मतलब कहने का मतलब, वैसे तो हम इसको नर्वस कह सकते हैं, वैसे तो हम इसको कह सकते हैं NERVOUS, नर्वस। मतलब एक ही बात है, आप इसको ये कह दें TREMULOUS, ट्रिमुलस। स्टिमुलस का मतलब जिसके हाथ कांप रहे हैं, किसी को काम, किसी भी काम को करते हुए या कोई वस्तु पकड़ते हुए या कुछ कहते हुए उसके जुबान होठ कांप रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को ट्रिमुलस भी कह सकते हैं, फिर नर्वस भी कह सकते हैं, ठीक है। बट इसमें हम शुद्ध रूप से कांपने के सेंस में, मान लो कोई वस्तु भी हो सकती है, मान लो कोई कप रखा हुआ है किसी दूसरे बर्तन के ऊपर और वहाँ वो किसी वजह से, हवा की वजह से कांप रहा है, तो ऐसे कांपने के सेंस में और भी वर्ड है हमारे पास में। जैसे एक वर्ड आ सकता है यहाँ पर स्टिमुलस के बदले, कई बार आपको लिखा मिलेगा, तो अगर ये मिल जाता ना आपको, अगर मिलता TREMBLE, ट्रेम्बल, तो ट्रेम्बल एक वर्ब होती, ट्रेम्बल होती एक वर्ब, इसका मतलब कांपना, इसका मतलब होता कांपना। अंतर क्या है कि ये कांपता हुआ एडजेक्टिव है, कांपता हुआ एडजेक्टिव, वो कांपना ना, इसके अंत में ना आता है, वर्ब होती है। तो ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना, ध्यान से देखना, ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना। या इसमें एक वर्ड आता है हमारा शेक, मतलब होता है कांपना, SHK, शेक। कांपना है, हिलना होता है, जैसे शेकिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेकिंग मूवमेंट, जब अर्थ को काटा है आता है तो अर्थ शेक करती है, कांपती है। तो शेक करना, ट्रेम्बल करना, या वेवर करना, WAVER, वेवर करना, ठीक है। वेवर भी कांपना होता है। वेवर मतलब बेसिकली दोलन करना। जैसे मान लो कोई आप ऐसे करके
रस्सी में कोई नीचे वो लटका दें, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो वह इस तरीके से ऐसे कांप दोलन करता रहता है, तो ये भी कांपना हो गया। तो शेक करना, वेवर करना, ट्रेम्बल करना। तो ट्रेम्बल से हमने वर्ड बनाया ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ। वो ट्रेम्बल है कांपना, ये ट्रेम्बलिंग है कांपता हुआ, एडजेक्टिव है कांपता हुआ। और इसी को हम ना ट्रेम्बलिंग के बदले ट्रेम्बली भी कह देते हैं। आपको दोनों एग्जाम में दोनों लिखे मिले हैं, मैंने दोनों देखे हैं। कभी कभी पर ट्रेम्बलिंग लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको ट्रेम्बली लिखा मिलेगा। ऐसे यहाँ पर देखो, वेवर से भी दो वर्ड बनेंगे। कौन कौन से वर्ड बनेंगे? वेवर से एक बनेगा आपका वेवरिंग, कांपता हुआ, और एक बनेगा वेवरी, कांपता हुआ। तो वेवरी भी कांपता हुआ होता है और वेवरिंग भी कांपता हुआ होता है। ऐसी ट्रेम्बलिंग कांपता हुआ होता है, ट्रेम्बली कांपता हुआ होता है। नर्वस, ट्रेम्बलस तो खैर है ही, अलग वर्ड है। और देखो इसमें एक वर्ड आ सकता है ये वाला, शेक वाला है ना, तो यहाँ से वर्ड बनेगा कौन सा बताओ? शेकिंग, शेकिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और एक बनेगा आपका शेकी, SHAKY, शेकी। तो शेकी और शेकिंग बनेगा, ट्रेम्बलिंग और ट्रेम्बली बनेगा, वेवरिंग और वेवरी बनेगा, नर्वस और ट्रेमुलस बनेगा। ये वर्ड आते हैं कांपने के सेंस में, ठीक है। और कोई वर्ड हो सकता है क्या? और कोई वर्ड हो सकता है? ट्रेम्बल, शेक और वेवर। चलो खैर, तो यही वर्ड आपके आते हैं इस सेंस में। यहाँ तो वो कंपन की अवस्था हो रही थी, जबकि हेल्दी का मतलब स्वस्थ होता है, तो कहीं से कहीं तक आंसर है नहीं। स्वस्थ का हिलने जुलने से कोई लेना देना है नहीं। स्टेडी होता है आपका रुका हुआ, और स्टेडी का एक मतलब और भी होता है, जिद्दी भी होता है। इसको स्टेड फास्ट भी कहते हैं, जिद्दी भी कहते हैं, रुका हुआ भी कहते हैं, थमा हुआ भी कहते हैं। जो एक जगह रुका हुआ है, जो अपने कदम डगमगा नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल भी वो अपने कदम को हिचकिचा नहीं, डगमगा नहीं रहा है, उसके कदम जम गए एक जगह पर, तो ऐसा पर्सन स्टेडी है, तो वो रुका हुआ है। तो यहाँ तो वो नर्वस हो रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, यहाँ पर वो स्टेडी है, तो इसका मतलब यही आंसर है। तो वहाँ पर क्या है? कांपता हुआ, और यहाँ पर स्टेडी, रुका हुआ एक अवस्था में। और ओबीज का मतलब होता है मोटा, कहीं से कहीं तक आंसर है नहीं। और यंग का मतलब जवान होता है, सबको पता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा भी कौन सा? बी वाला। बाकी मोटे के सेंस में ओबीज, टबी, टबी, प्लम्प, पजी, स्टोट, स्टम्पी, फैट, थिक, बहुत सारे वर्ड हैं जो मोटे के सेंस में आते हैं। पतले के सेंस में आता है थिन, टिनुअस, स्लिम, स्लेंडर, और एक और आता है स्लिम, स्लेंडर, थिन, टिनुअस, लीन और लैंकी। ये वर्ड आते हैं आपके पतले के सेंस में। तो 34 पर आएंगे इसके बाद में। अगला वर्ड है आपको 34, यहाँ पर है भाई आपके सामने वर्ड अवर्ट। अवर्ट देखते हैं। तो अवर्ट का मतलब होता है टालना। अवर्ट का मतलब होता है टालना, किसी चीज़ को लंबा खींचना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा पोस्टपोन करना, आपने एक वर्ड सुना होगा पोस्टपोन करना। तो पोस्टपोन वर्ड जो है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को कुछ अवधि के लिए टाल रहे हैं। मान लो जो काम आज होना था, आपने उस काम को 3 दिन बाद के लिए टाल दिया, 2 घंटे बाद के लिए टाल दिया, 1 महीने बाद के लिए टाल दिया, तो पोस्टपोन करना। या इसी को मैं कह सकता हूँ पुट ऑफ करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि हम वर्ब के साथ साथ में कोई प्री पोजिशन ऐड कर देते हैं, तो पुट के साथ में ऑफ लगा दिया, तो ये बन गई फ्रेजल वर्ब, और इसका मतलब भी सेम होता है, पोस्टपोन करना। इसी को हम कहते हैं, देखो ध्यान से देखना, टॉल। और इसी को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, फॉर स्टॉल। इसी को हम कहते हैं एडजर्न। इसी को हम कहते हैं अवर्ट। इसी को हम कहते हैं अवॉइड। इसी को हम कहते हैं, क्या कह सकते हैं, हमने उस काम को अवॉइड करा, अवॉइड करा, और अवॉइड, अवॉइड, डिले कर दिया, मतलब डिले मतलब थोड़ी सी देर कर दी, डिले कर दिया। या एक वर्ड हो रहा था डेफर कर दिया, डेफर। बस इतने वर्ड याद करने और ज़्यादा नहीं। तो ये सारे वर्ड आपके टालने के सेंस में आते हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा ना, नीचे वाला वर्ड देखो ध्यान से, ये जो वर्ड है आपके सामने एडजर्न। जैसे जज किसी कार्यवाही को एडजर्न करता है, कहता है कि जो कोर्ट है वो 3 बजे तक के लिए एडजर्न करी जाती है, जो कोर्ट है वो 3 तारीख तक के लिए एडजर्न करी जाती है। तो एडजर्न करने का मतलब कि कार्यवाही अभी स्थगित कर दी जाती है, बाद में वो होगी, तो इसका मतलब पोस्टपोन कर दी गई। तो फॉर स्टॉल का मतलब, स्टॉल का मतलब, पुट ऑफ का मतलब, पोस्टपोन का मतलब, अवर्ट का मतलब, अवॉइड का मतलब, डिले का मतलब, डेफर का मतलब वही होता है कि उसमें देरी कर दी, अवॉइड कर दी, थोड़ी देर के लिए टाल दिया काम, तो टालने के सेंस में आते हैं। तो यहाँ तो हम टाल रहे थे। प्रिक्लूड का मतलब क्या होता है? रोकना। तो एक ही बात हो गई, आप उस काम को टाल रहे हैं, रोक रहे हैं, रोका, तो ये भी सिनोनिम ही हो गया हल्का फुल्का।
ये भी आंसर नहीं है। फोरस्टोल तो बैठा हुआ है यहाँ पर आपका सिनोनिम। डेटर होता है भय दिखाकर रोकना, डेटर होता है भाई भय दिखाकर रोकना। आपने किसी को डरा के रोक दिया कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो आप रोक रहे हैं, काम को टाल रहे हैं, काम को रोक रहे हैं, तो ये भी हुई है। आंसर एड होगा। एड का मतलब सहायता करना। एड का मतलब होता है सहायता करना, कि अब आप सहायता कर रहे हैं कि वहाँ पर आप ये काम करो, आप वहाँ पर जाओ, आप इस काम को अभी निपटाओ। तो यहाँ पर तो आप हेल्प कर रहे हैं और वहाँ पर आप टाल रहे थे, वहाँ पर आप उसको डरा के रोक रहे थे। तो आंसर होगा आपका 34 का पहला वाला। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, 35 में देखते हैं 35 में क्या है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तो 35 में आप देख पा रहे हैं वर्ड है आपके सामने डिस्कॉन्सोलेट। मैं आपको दोबारा से सारी सिनोनिम बताता हूँ, और मैंने बताए भी थे कि लगभग आपको मैंने 20 से 25 सिनोनिम बताए थे, दोबारा से बताता हूँ सारे। डिस्कॉन्सोलेट वर्ड की अगर बात करी जाए भाई, तो इसका मतलब होता है दुखी परेशान, तो मतलब होता है दुखी परेशान उदास, दुखी परेशान उदास सेंस में आता है आपका वर्ड डिस्कॉन्सोलेट। अब इसके मैं आपको जो है कुछ सारे वर्ड बताता हूँ जितने मैंने अब तक बताए थे, एक बार दोबारा से अगर आप भूल गए हो तो। चलिए एक वर्ड आप ध्यान से देखो, एक आता है हमारा सैड, परेशान व्यक्ति है कोई, जैसी बात है कि एक नॉर्मल सा आसान सा वर्ड है हमारा सैड। एक वर्ड है सल्की, सल्की। एक वर्ड आया सैड, एक आया सल्की। जी से आपके दो वर्ड बनते थे, कौन कौन से बताओ? एक बनता था ग्लूमी, एक बनता था ग्रीव्ड। ग्रीव्ड का मतलब जिसके अंदर ग्रीव भरा हुआ है, जिसके अंदर दुख भरा हुआ है, दुखी। और ग्लूमी का मतलब, ग्लूमी भी वही होता है अंधेरे से भरा हुआ, दुखी से, दुख से भरा हुआ, उसका मन, उसके मन में अंधेरा है। जैसे कमरे में अगर अंधेरा होता है तो कमरा भी ग्लूमी हो सकता है, तो ग्लूमी रूम, ग्लूमी माइंड। और देखो एक यहाँ पर वर्ड आ सकता है भैया आपके सामने, कौन सा? एक आ सकता है मेलनकॉलिक। एक वर्ड यहाँ पर आ सकता है आपका मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक का मतलब होता है उदासी से भरा हुआ। और ध्यान से देखना, एक यहाँ पर आपका वर्ड आ सकता है भाई हार्ट ब्रोकन, उसका हार्ट ब्रेक हो चुका है, उसका हार्ट ब्रेक हो चुका है, HEART, हार्ट ब्रोकन हो चुका है वो, दुखी परेशान, हार्ट ब्रोकन। ये वर्ड भी यहाँ पर आपका आ सकता है और कई बार आया भी है, हार्ट ब्रोकन हो गया, क्रश्ड। और देखो भाई एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड। और ध्यान से देखना एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है, ठीक है, एक वर्ड यहाँ आपका आ सकता है डाउनकास्ट। एक वर्ड आ सकता है भाई डाउनकास्ट, कई बार SSC पूछ चुकी है डाउनकास्ट, ठीक है जी। और एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है भाई साहब क्रस्ट फॉलन, ठीक है जी। एक वर्ड यहाँ पर आपका आ सकता है क्रस्ट फॉलन, ये भी कई बार SSC में आया हुआ वर्ड आपका क्रस्ट फॉलन। और देखते हैं इसके अलावा कौन कौन से वर्ड हैं जो आपको देखने हैं, और कौन कौन से वर्ड हैं भाई आपके सामने, देखिएगा भाई, देखिए भाई। और इसके बाद में वर्ड आ सकते हैं, एक आ सकता है डिस्ट्रेस्ड, एक आ सकता है डिप्रेस्ड, ठीक है। तो सैड, सल्की, ग्लूमी, ग्रीव्ड, हार्ट ब्रोकन, मेलनकोलिक, क्रेस्टफॉलन, डाउनकास्ट, डिजेक्टेड। और डिस्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, ठीक है जी। और आ सकता है इसमें अगर आप देखना चाहो तो एक आ सकता है अभी डॉलीफुल, एक आ सकता है वॉफुल, एक आ सकता है मॉर्नफुल, एक आ सकता है सोरोफुल, एक आ सकता है भाई सोरोफुल। तो ये वर्ड है आपके सामने, ठीक है। तो फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, दुखी, परेशान या उदास, इस सेंस में जो SSC में अब तक वर्ड आए हैं उनमें ज्यादातर वर्ड हैं आपके सैड या सल्की, कॉमन से वर्ड हैं। और एक वर्ड यहाँ पर आपके सामने है ग्रीव्ड या ग्लूमी, ये भी कई बार आए हुए वर्ड हैं। और है मेलनकोलिक और हार्ट ब्रोकन, ठीक है। डिजेक्टेड है, डाउनकास्ट है। और एक वर्ड इसमें आप देख पा रहे हैं क्रस्टफॉलन। और बाकी आपके सामने है डिस्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, डॉलीफुल, वॉफुल, मॉर्नफुल और सोरफुल। इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो एक वर्ड आता है विस्टफुल, ये मैं बता रहा हूँ। विस्टफुल वर्ड जो है आपके लिए नया हो सकता है, पहले आपने ना देखा हो, बट ये भी कई बार आ चुका है, तो इसको भी आपको करना है विस्टफुल। और एक देखिएगा, एक आता है प्लेंटिव, PLAINTIV, प्लेंटिव। देखिए
होता उल्टा है कि हमें वो वर्ड करने चाहिए जो वर्ड हमने नहीं कर रखे हैं, जो वर्ड हमको मुश्किल लगते हैं, और जबकि हम लोग आसान आसान वर्ड को पढ़ के चले जाते हैं। जबकि ये सारे वर्ड जो है इनमें आप एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर पाएँ, जिसको आप छोड़ पाएँ। अभी आपको लग रहा हो कि इतने सारे वर्ड हम कैसे याद करेंगे, तो भाई इसमें सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं है जो एसएससी में ना आया हो। आने के चांस हैं सभी के, तो इसलिए आप इनको हर हालत में करके जाना है। विस्टफुल है, प्लेंटिव है, और देखो इसमें आ सकता है अपसेट। अपसेट है वो पर्सन, बहुत ज्यादा अपसेट है। इसमें आ सकता है डिसकॉन्सोलेट। इसमें आ सकता है आपका डिसकॉन्सोलेट, कई बार आया भी है। इसमें आ सकता है आपका लुगुब्रियस, कई बार एसएससी पहुंच चुकी है। लुगुब्रियस वर्ड एसएससी का फेमस है, कई बार आ चुका है लुगुब्रियस। और देखना भाई इसमें आ सकता है आपका डिस्कोंसोलेट, अपसेट, लुगुब्रियस, है ना। अपसेट है, लुगुब्रियस है, डिस्कोंसोलेट। हाँ, डिस्मॉल एक वर्ड फेमस है एसएससी का, कई बार आ चुका है। हालांकि डिस्मॉल का मतलब होता है मनहूस, बट ये सैड के सेंस में भी ले लेती है एसएससी कई बार। और देखो, और यहां पर आ सकता है भाई ILLUSIONED, डिसइल्यूजन। इल्यूजन जो है वो आपका हैप्पी के सेंस में आ जाता है, बट डिसइल्यूजन वर्ड की अगर बात करी जाए तो डिसइल्यूजन वर्ड आता है आपका सैड के सेंस में। और देखो और यहां पर आ सकता है भाई साहब ब्लीक। ब्लीक का मतलब ऐसे ये 3-4 मीनिंग में आता है। ब्लीक का मतलब उजाड़ भी होता है, कोई एरिया जहां पर कोई नहीं रहता वो ब्लीक एरिया कहलाएगा। या पर्सन कोई दुखी परेशान है वो भी ब्लीक है। पर्सन के माइंड में कोई आइडियाज नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो वो भी ब्लीक आइडिया, मतलब ब्लीक माइंड है। और देखो एंग्विज्ड, ANGUISHED, एंग्विज्ड। चीयरलेस, चीयरफुल तो खुश होता है, लेकिन चीयरलेस सैड होता है। और अगर आप इसमें देखना चाहें भाई साहब, तो एक वर्ड यहां पर आपका आ सकता है ACBD, है ना, ACBD, ACBD। और हाँ डेजोलेट, एक आ सकता है भाई साहब डेजोलेट। एक आ सकता है डेस्पोंडेंट, DESPONDENT, डेस्पोंडेंट। बस इतने वर्ड आपको करने हैं, ना मैंने ज़्यादा बताए ना मैंने कम बताए, उतने ही बताएं जिससे से काम चल जाएगा। मतलब जो एसएससी के लिए आपको कोर है, मतलब कहने का मतलब वो आधार है, आप उसमें से एक भी ईंट नहीं हटा सकते। आप अगर सोच रहे हो कि यहाँ से एक वर्ड को हटा के काम चल जाएगा, तो मैं नहीं कह सकता कि वो वर्ड नहीं आएगा, हो सकता है वो वर्ड आ जाए, ठीक है। और यही वर्ड है आपके जो एसएससी में बार बार रिपीटेशन होते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन लगाने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 90% डेटा आपका हर बार एसएससी में यही आता है। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपके 1998 से लेकर के अब तक के सारे क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं, और इनसे अलग आपको कोई वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। 90% की गारंटी है, क्योंकि हर बार प्रीवियस ईयर डेटा 90% रिपीट होता है। 10% क्वेश्चन हर बार नहीं बनते हैं, तो वो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए नहीं बनेंगे। और देखो इसके बाद में ये दुखी परेशान के सेंस में आते हैं। तो पहली बात, प्रोमिनिएंट का मतलब प्रख्यात होता है भाई साहब, विख्यात, जाना माना, तो ये तो आंसर होने से रहा। अनप्रिजुडाइज्ड का मतलब होता है अनबायस्ड, TIASED, मतलब जो किसी के प्रति झुकाव ना रखता हो, पक्षपात ना लेता हो, किसी का पक्ष ना लेता हो, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। थैंकफुल होता है, थैंकफुल होता है भी कृतज्ञ, 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 मतलब किसी के प्रति एहसानमंद हैं आप, तो ये भी आंसर नहीं है। जोयस होता है भाई साहब हैप्पी, जोयस होता है हैप्पी, यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि ये परेशान था, ये हैप्पी है, वो दुखी था, ये खुश है, तो आंसर हमारा हो जाएगा भी हैप्पी के सेंस में ये वाला। अगर आप चाहें तो मैं आपको हैप्पी के सेंस में भी जितने वर्ड आए हुए हैं अब तक एसएससी के 15-20 वर्ड, वो भी आपको बता सकता हूं, तो उनको भी आप चाहें तो एक बार नोट कर लें। हैप्पी के सेंस में कौन कौन से वर्ड आए, देखो ध्यान से। उसके सेंस में एसएससी ने अब तक कौन कौन से वर्ड पूछे हैं, मैं सारे आपको बता देता हूँ। देखिएगा ध्यान से, खुश के सेंस में एसएससी ने जो अब तक वर्ड पूछे हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड पूछा है आपका हैप्पी, एक है जोली, एक है मैरी। देखो गलती मत करना, अगर यहां पर आ जाए MARRY, वो मैरी अलग होता है। MARRY मैरी का मतलब होता है आपका शादी करना, जबकि ये मैरी होता है आपका हैप्पी। और इसी में आता है आपका GAY गे, और इसी में आता है आपका GLAD ग्लैड। ये 5 वर्ड बहुत फेमस हैं, एसएससी ने अब तक बहुत बार पूछ रखे हैं, यही वर्ड है जो आते हैं कई बार। और देखो इसके अलावा भाई साहब एक वर्ड हमारा आ सकता है, कौन सा, जॉयफुल। उसके मन में जॉय भरा हुआ है भाई साहब, उसके मन में जॉय भरा हुआ है, वो खुश है बहुत ज्यादा। जॉयफुल से जॉय जैसे 3 वर्ड बनते हैं, एक बनता है आपका JOYOUS, जोयस, और एक बनता है आपका JOVIL
जोवियल है। तीनों वर्ड आपके एसएससी ने कई बार पूछे हैं आपके, जोवियस भी पूछा है, जोवियल भी पूछा है और जोयस भी पूछा है। और देखो एक वर्ड और आ सकता है, देखो यहाँ पर भाई साहब, वो वर्ड है भाई कौन सा, चीयर फुल, और एक है जी चीयरी, एक है चीयरी और एक है आपका चीयरफुल, ठीक है जी। और देखो ध्यान से और क्या आ सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ भाई। एक आ सकता है अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है, एक आ सकता है बिलिथसम, एक आ सकता है आपका ब्लिसफुल, BLISSFUL, ब्लिसफुल, एक आ सकता है ब्लिथसम, एक आ सकता है ब्लिसफुल। और अगर आप देखना चाहें तो भाई यहाँ पर आ सकता है आपका कौन सा, यहाँ पर आ सकता है मर्थफुल, और यहाँ पर आ सकता है ग्लीफुल। ये गलती मत करना, पहले जो आए थे पुराने वाले में उसमें सैड के सेंस में वहाँ पर डोलीफुल आया था, वोफुल आया था, सोरोफुल आया था और मोर्नफुल आया था, जबकि मर्थफुल है, ये मर्थफुल है वो मॉर्नफुल था सैड के सेंस में। तो ये मर्थफुल, ग्लीफुल, ब्लिसफुल और ब्लिसम वो थे आपके डोलीफुल, वोफुल, सोरोफुल, मॉर्नफुल। और देखो इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर वर्ड आ सकता है भाई कौन सा, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वर्ड आ सकता है भाई उसके सेंस में, हैप्पी के सेंस में, फेस्टिव, फेस्टल, जूबिलेंट, ये सब मैं वही वर्ड बता रहा हूँ जो आ चुके हैं। जूबिलेंट, तीन वर्ड ही हैं जो एसएससी ने कई बार पूछे हुए हैं। इसके अलावा भी एक वर्ड आता है आपका एक्सिलरेटेड, EXHILARATED, एक्सिलरेटेड। एक आता है एक्सटेटिक, ECSTATIC, एक्सटेटिक। और भाई एक आता है इसमें आपका एक्सिलरेटेड, एक्सटेटिक, और देखो एक आता है कौन सा भाई, एक आता है बोयंट, BUOYANT, बोयंट। ये वर्ड भी आपके सामने देखो ध्यान से, है कि नहीं बताओ, सब है। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक वर्ड आता है आपका ऑन सेवंथ हेवन, का मतलब हालांकि, हालांकि एक इडियम होती है, ये एक वर्ड नहीं है, ये एक इडियम होती है। जैसे आपने सुना होगा कि मैं 7वें आसमान पर हूँ, आपने सुना ना मैं 7वें आसमान पर हूँ, तो उसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ऑन सेवंथ हेवन का मतलब भी यही होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना। या आप इसमें हेल्सियन कह सकते हैं, HALCYON, कुछ गलती कही नहीं, HALCYON, हेल्सियन का मतलब भी वही होता है आपका हैप्पी, या अच्छा बहुत ज़्यादा खुश होना, हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे दिन होना, उस सेंस में आता है। प्लस इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक वर्ड मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे एक वर्ड है भाई हैप्पी के सेंस में, एक वर्ड आता है आपका प्लीज्ड, और एक आता है आपका डेलीरियस, DELIRIOUS, डेलीरियस। तो ये भी आपकी फेमस से वर्ड है, कई बार ये भी आपके पूछे जा चुके हैं, उसी के सेंस में आए हैं। आपके प्लीज वर्ड आया है, डेलीरियस वर्ड आया है। और देखो उसके सेंस में एक वर्ड और आता है आपका, मैं आपको बताऊं तो भी एक वर्ड आता है हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब खुश मिजाज। प्लस इसमें एक वर्ड आपका एसएससी में पूछा गया है आपका रैप्चरस, RAPTEROUS। और देखना ध्यान से, एक पूछा गया है रैप्चर्ड, RAPTERED। तो दोनों मिलते जुलते वर्ड है, रैप्चरस भी होता है और रैप्चर्ड भी होता है, हिलेरियस होता है। सनी वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, SUNNY, सनी। सनी के कई मतलब होते हैं, मौसम भी होता है सनी, और सनी माहौल, जैसे माहौल अच्छा होता है ना, तो वैसे ही पर्सन का मिजाज अच्छा होता है, पर्सन का मूड अच्छा होता है, तो वो सनी कहा जाता है। तो सनी का मतलब खुश के सेंस में आ जाता है। प्लस आप यहाँ पर कह सकते हैं आइडलिक, IDYLLIC, आइडलिक। आप यहाँ पर कह सकते हैं फेलिसिटस, FELICITOUS, फेलिसिटस। तो ये जो वर्ड मैंने आपको बताए, ये सारे वर्ड्स का मतलब एक ही होता है, हैप्पी, खुश, ठीक है। आप सभी को एक बार बोल करके देख लीजिएगा, हेल्सियन, ऑन सेवंथ हेवन, 7वें आसमान पर होना। ये इडियम है, हालांकि एक मुहावरा है, बट मतलब इसका सेम ही होता है, खुश होना। क्या हिलेरियस होना, रैप्चरस होना, रैप्चर्ड होना, प्लीज्ड होना, डेलीरियस होना, एक्सेलरेटेड होना, एक्सटेटिक होना, बोयंट होना, हैप्पी होना, जोली होना, मैरी होना, प्ले होना, ग्लैड होना, ये होना, जॉयफुल होना, या जोयस होना, या जोवियल होना, चीयरफुल होना, चियरी होना, फेस्टिव होना, फेस्टल होना, जुबिलेंट होना, मर्थफुल होना, ग्लीफुल होना, ब्लिसफुल होना, ब्लिसम होना, सनी, आइडलिक, फेलिसिटस, सब ये सेम वर्ड हैं। इनका मतलब होता है हैप्पी, खुश, बहुत ज़्यादा।
और पीछे वाले जो वर्ड थे इतने सारे आपके लुगुब्रियस, डिस्कॉन्सोलेट, अपसेट, डिसमॉल, ये सैड के सेंस में थे। डेजोलेट, डेस्पोंडेंट, एंग्विश्ड, डिसइल्यूजन्ड, चीयरलेस, ब्लीक, विस्टफुल, प्लेंटिव, डिस्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, डोलीफुल, वोफुल, मॉर्नफुल, सोरोफुल, ग्लूमी, ग्रीव्ड, सल्की, सैड, हार्ट ब्रोकन, मेलनकोलिक और क्रेस्टफॉलन, डाउनकास्ट और डिजेक्टेड, ये आपके सैड के सेंस में थे। तो हमने आंसर लगा लिया 335 का भी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज हमने 335 क्वेश्चन हो गए आपके, 15 क्वेश्चन करे हमने, 320 321 से लेकर के 335। चलिए बाकी अगली क्लास में करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो है और इसको आप अपनी कंफर्टेबल स्पीड पर देखना, जो आपको लगे, XX स्पीड पर देखना या 1.5 की पे, जो भी आपको लगे। एग्जाम पास में है, 7 तारीख से आपके सीजल के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 7 के बाद में लगातार 26 तारीख तक वो एग्जाम चलेंगे। फिर उसके बाद में MTS के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 30 सितंबर से लगातार 45 दिन को एग्जाम चलने वाले हैं, जिनमें 60 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। तो 45 दिन लगातार आपके एग्जाम चलने वाले हैं। तो यही है आपका MTS पूरी तरीके से इंग्लिश पर और GS पर बेस्ड है। बाकी जो आपका जितने भी एग्जाम हैं सब में आपका इंग्लिश बराबर का वेटेज रखती है। तो आप वोकैबलरी को इग्नोर करके किसी हालत में मत जाना। अगर आपने वोकैबलरी को इग्नोर कर दिया तो वही पूरी इंग्लिश को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि वोकैबलरी की ही है आधार। अगर आप वोकैबलरी को अच्छा कर लेते हैं, वोकैबलरी को अगर आप एक ऐसा बना लेते हैं मजबूत कि आपको देखते ही पता चल जाए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, आपको उस पर वाक्य बनाएं और उस पर देखें, बार बार उसको सुनें, बार बार देखें, बार बार लिखें, तो अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी हो गई तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपकी 60 से 70% इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ग्रामर तो केवल थोड़ा सा बस याद करने वाला पोर्शन होता है कि अगर आप उस जो कुछ गिने चुने हमारे कंसेप्ट हैं, आप कोई उन्हें कंसेप्ट बोल देता है, कोई रूल बोल देता है, तो जो भी आप बोलें तो कुछ गिने चुने हैं, उनको याद करना आसान होता है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब याद कर लेते हैं। बट मेन जो आधार होता है हमारा वो होती है वोकैबलरी, और वोकैबलरी के साथ साथ में जो कॉम्प्रीहेंशन होता है वो भी वोकैबलरी पर ही बेस्ड है। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो आप उसमें कॉम्प्रीहेंशन की हिंदी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पिलर आपको मजबूत करके चलना, ये है आपकी वोकैबलरी। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और क्लास को जब आप देखें तो देखने के बाद में वही सभी एक बार शेयर जरूर करेंगे और क्लास को लाइक करके जरूर जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको लगे फीडबैक में कि भाई क्लास में कोई कमी थी या क्लास में ये चीज़ें होनी चाहिए, अगला चैप्टर क्या होना चाहिए, तो उसका आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।